आयाति सन्ताशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। इसको और बंदे को हायर किया इसने। वो लेडी ने मदद करी है इसकी सारी अदर। इसका चैनल बनाने में ना कोई बॉम्बे की कल्पना जोशी है, उसने इसके ग्रुप को प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् लोगों को हायर करेगा। नहीं ऐसे अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो मामीश ईशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरिहम् चिराकाशमाकाशवासं भजेऽहम् You have an incoming call. You have an incoming call.
निराकार You have an incoming call. You have an incoming call. रात्रिसन्ताशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं पुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् शूलनिर्मूलनं सभी को राधे राधे। आप अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग अपने आप को। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। जय श्री गुरु महाकाल। जी राधे राधे। जय श्री महाकाल। राधे राधे राधे। राधे जय जय राधे 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 महादेव राधे। हर महादेव हर महादेव श्री महाकाल। राधे आप लोगों का ऐसा प्यार मिलके और भी ना उत्साह और बढ़ जाता है। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टार विजन परिवार में। और मैं बहुत खुश हूँ कि कल जितने जन आए थे उससे डबल जन आए हैं। और ये ज्ञान की गंगा सब जगह बहनी चाहिए। और मेरा नाम कल्पना शेखर जोशी है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेमेडी एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ में रौनक सर हैं जिनका ज्ञान का भंडार तो आपने सुना ही होगा। जिनका ज्ञान का भंडार तो आप लोग ने कल सुना ही होगा। और मैं चाहती हूँ आज जो हमारा न्यू टॉपिक है बर्थ के ऊपर कि बर्थ टाइमिंग का कैसा है, तो सर से उसी के लिए जानेंगे। सर आप आइए और सबको इस बारे में बताइए। जी सर। सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल।
आप सभी का स्वागत मैं करता हूं आज की एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में, जहां पर हम नए टॉपिक को भी कवर करेंगे और कुछ पुराना जो हमने कल पढ़ रखा है उसके बारे में 10 मिनट रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन इसलिए भी करना जरूरी है कि कुछ लोग नए भी आए होंगे तो उनको नॉलेज मिल जाएगी कल हमने क्या पढ़ रखा था, राइट। 10 मिनट्स देंगे, फटाफट फटाफट रिवीजन करेंगे। सो आराम से सुनिए और आराम से नोट्स बनाइए। अगर आपने कल नोट्स नहीं बनाए थे तो दोबारा आप नोट्स बना सकते हैं। जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं बट सर प्लीज अ बिट स्लो टुडे। हाँ, स्लो चलेंगे, बस 10 मिनट मुझे दीजिए, मैं रिवीजन करा दूं कल का। उसके देखिए, बाद आज आज तो सर आपको इतना ज्ञान देने वाले हैं कि आप फूले नहीं समाओगे। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में आपने सीखा होगा उससे बढ़ चढ़कर आज यहाँ पर आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो हैव पेशेंस एंड कंसंट्रेट। और सर भी आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। रियली ऑल आई द एम बेस्ट गोइंग। टू एवरीवन। ऑलराइट, थैंक यू। वेरी हैप्पी। प्रणाम रोनक भैया, प्रणाम। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हाँ, सब म्यूट लोग कर दें। अनम्यूट कर दें, मैं और कर देती हूँ, एक सेकेंड चीज मिनट। ये है कि अगर आप लोग कैमरा ओपन कर सकते हैं तो दिस इज बेटर। सर एक मिनट। मुझे भी समझ में आएगा कि आपको चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। फेशियल एक्सप्रेशन होता है ना, इंसान की एनर्जी बता देती है इसको कितना ज्ञान में जा रहा है, उसके दिमाग में कितनी चीज जा रही है। तो आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। एंड मंगल जैसे डाकू की तरह मत बैठिए, गुरु जैसे इंसान की तरह बैठ के हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने इष्ट का ध्यान कर लेते हैं। गणेश जी का नाम लेते हुए श्री गणाधिपताय नमः, समस्त गुरु देवी देवताभ्यो नमः, हर हर महादेव। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। मैं अपने इष्ट को ध्यान में रखते हुए उनसे प्रार्थना करती हूँ, यहाँ पर जो भी बैठे हैं उन पे अपने ज्ञान की गंगा बहाइए। क्लास। जय श्री महाकाल। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। देखिए, पहले कल हमने जो पढ़ा था उसके बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि जो आपकी लग्न पत्रिका होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं काल पुरुष कुंडली काम कर रही होती है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली स्थिर है। ठीक है, पहला घर स्थिर है, सेकंड हाउस स्थिर है, सेकंड थर्ड हाउस स्थिर है, ये आर फिक्स साइन। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले घर के अंदर हमेशा मंगल की एनर्जी, मेष की एनर्जी वर्क करेगी, राइट एवरीवन। सेकंड हाउस के अंदर वीनस की एनर्जी वर्क करेगी करेगी। वीनस इज ए कारक ऑफ फाइनेंसेस, सेकंड हाउस फाइनेंस को बताता है, क्लियर। थर्ड हाउस एफर्ट्स को बताता है, ड्यूअल नेचर को बताता है, ड्यूअलिटी को बताता है। तीसरे घर के अंदर ड्यूअलिटी काम करेगी ही करेगी, मरकरी इसका स्वामी है, क्लियर। फोर्थ हाउस इमोशंस, माँ का हमने बताया था। और फिफ्थ हाउस आप वहां पर सन की एनर्जी, सन इज ए कारक ऑफ सोल, राइट। और पांचवें घर से हमें पुत्र प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म के हमारे पाप पुण्य पांचवें घर से देखे जाते हैं। आपके आने वाला नेक्स्ट बर्थ में आप क्या होने वाले हो, पांचवें घर से देखा जाता है। लव अफेयर्स, एजुकेशन, इट ऑल इन फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस से हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे रोग रिपु शत्रु, राइट, हमारे जो इनमीज होते हैं, जो हमारे ऊपर हावी होते हैं, उनको हम छठे भाव से देखते हैं। रोग रिपु शत्रु को हम छठे भाव से देखते हैं। हमारे मामा का हाउस सिक्स्थ है, क्लियर एवरीवन। सेवंथ हाउस से हमने क्या पढ़ा था? सेवंथ हाउस आपके पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप का हाउस होता है, राइट। हमारे जस्ट अपोजिट वाली जो दुनिया है ना, इट्स ऑल सीन फ्रॉम द सेवंथ हाउस। मैं यहाँ पर हूँ, मेरे सामने जो दुनिया है वो सातवां घर है। ये चीज मैंने पढ़ लिया था कल। बिजनेस पार्टनरशिप लिटिगेशन जो भी है ना, वो 6 और 7 से देखे जाते हैं। अगर कोई लिटिगेशन आ रहा है बिजनेस के अंदर, सिक्स हाउस और नाइन्थ हाउस इन्वॉल्व होगा। ये मैंने आपको समझाया था किस तरीके से। आठवां घर लॉन्जिविटी है, आपकी एज का कारक आठवां घर है। दुख, पेन, सफरिंग्स, हिडन चीजें, ज्योतिष यात्रा, सब आठवां घर है। आठवें घर के बाद अध्यात्म शुरू होता है, नवा घर। जब इंसान के जीवन में जब पेन और पेन आता है, वो पेन से गुजरता है, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तब वो अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। इसलिए आठवें घर के बाद एनर्जी बदलती है नाइन्थ हाउस की, सेजी साइन की, गुरु का ज्ञान मिलता है। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर, आपके बॉस, आपके गुरु, हायर स्टडीज, धर्म यात्राएं, धर्म स्थान, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, नाइन्थ हाउस है। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं, डिटेल्स में पढ़ा था, आज मैं रिवीजन कर रहा हूँ फटाफट। टेंथ हाउस कैप्रिकॉन साइन, पहाड़ी एरिया, दलदली एरिया, जहां पर फाइट वही कर पाएगा जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। कर्म स्थान है, 10वां घर, क्लियर। मैंने कर्म कर लिया, कर्म करने के बाद मेरी इच्छा है कि मैं कुछ गेन प्राप्त कर सकूं।
टेंथ हाउस इज योर कर्मा, और कर्म से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो 11th हाउस से आता है। तो यहां पर शनि की एनर्जी काम करती है। क्रिएट क्रिएट क्लियर एवरीवन? 11th हाउस हमारी डिजायर्स हैं, इच्छा, हम क्या चाहते हैं लाइफ में। 11th हाउस के अंदर शनि और राहु दोनों की एनर्जी वर्क करती है। क्लियर? राहु क्या है? डिजायर का कारक होता है, राइट? और शनि क्या है? आपने जो कर्म किया है उससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो बताता है 11th हाउस। इसलिए 10वें और 11वें घर में शनि और राहु की, स्पेशली राहु की एनर्जी तो 11वें घर में काम करती है, और 10th और 11th हाउस में दोनों जगह शनि की एनर्जी काम करती है। लास्ट हाउसेस है 12वां घर, जो मोक्ष का हाउस होता है, अध्यात्म का हाउस होता है, मेडिटेशन, ध्यान, मुद्रा, इन सब चीज का हाउस होता है। क्लियर? आइसोलेशन का हाउस होता है। अगर मैं आइसोलेशन की बात कर रहा हूं तो मैं जेल यात्रा कह दूं तो गलत नहीं होगा ना। इंसान जेल में जाता है तो सबसे अलग हो जाता है, अकेला हो जाता है। अगर मैं बोल दूं हॉस्पिटल में चला गया, सबसे अलग हो गया। बेड प्लेजर, हॉस्पिटल, जेल यात्रा, बेड प्लेजर, जब भी आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हो तो आप अकेले इन्वॉल्व होते हो। इसलिए 12th हाउस इज द हाउस ऑफ आइसोलेशन। क्लियर हुआ? बेसिक बेसिक सब चीजें हमने क्लियर कर ली है। उसके बाद मैंने बोला था रोटेशन सिखाया था, किस प्रकार से चार्ट रोटेट करता है। मैंने क्या बोला था? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। किसी भी घर से, अभी आप समझ लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी घर से जो हमारा कुंडली का 12वां घर होता है वो उस घर का पास्ट होता है, और किसी भी घर से नेक्स्ट हाउस उस कुंडली का फ्यूचर होता है, और जहां पर हम खड़े होते हैं वो प्रेजेंट होता है। अगर मैं पहले घर की बात करता हूँ, पहला घर है मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद। तो आपका पास्ट क्या था? पास्ट मतलब आप पूर्व जन्म से कहां से आए हो, दिस इज कॉल्ड योर पास्ट, राइट? और आगे कहाँ जाने वाले हो? सेकेंड हाउस, फ्यूचर। अगर मैं फोर्थ हाउस की बात करता हूँ तो फोर्थ हाउस का फ्यूचर क्या होगा? फिफ्थ हाउस। फोर्थ हाउस का पास्ट क्या होगा? थर्ड हाउस। क्लियर? थर्ड हाउस, मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। थर्ड हाउस द गेटवे, जहां से आपकी सोल इंटर करती है इस दुनिया में। और फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी राशि लिखी होती है वो ये बताती है किस लोक से आप आए हो। जैसे कि यहाँ धनु राशि, अगर मान लीजिए सैजी साइन लिखा हो, सैजी साइन क्या बोलता है? कि आप गुरु के लोक से आए हो। क्लियर एवरीवन? फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी राशि लिखी है वो ये बता रही है आप किस लोक से इस दुनिया में आए हो। सिंह राशि लिखी है, सिंह राशि क्या बोलती है भाई? सिंह राशि बोलती है आप राज दरबार का काम करते हुए इस दुनिया में जन्म लिए हो, राइट? 12वें घर में गुरु केतु को अच्छा क्यों बोला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं 12वें घर में गुरु केतु हो बहुत अच्छा होता है। रीजन बिहाइंड कि पूर्व जन्म का हाउस कौन सा है? 12th हाउस। वहां जुपिटर और केतु बैठा हुआ है, मतलब कि आप पिछले जन्म से आध्यात्मिक यात्रा लेके इस जन्म में आ गए हो। कुछ ना कुछ आपकी यात्रा अधूरी रह गई है जिसके कारण आपका जन्म हुआ है। यस और नो? प्रेजेंट फर्स्ट हाउस, आपका पास्ट 12वां घर। क्लियर? तो हमें ये बताता है 12वां घर कि हम पिछले जन्म से क्या कैरी करके लेके आए हैं। उसी प्रकार हर हाउस का 12th हाउस उसके पास्ट को बताता है, उस हाउस से सेकंड हाउस उसके फ्यूचर को बता देता है। मैंने क्या बोला था? सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ योर फूड, और फोर्थ हाउस आपकी सोल है। तो सोल का खाना कहाँ मिलेगा? 5वें घर से मिलेगा। ये कल मैंने समझा दिया था। तो इट इज वेरी मच क्लियर कि कुंडली में अगर चौथा घर और 5वां घर अच्छा बैठा हुआ है, अच्छा बैठना मतलब वहां पर शुभ प्लेनेट है, उसके स्वामी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो आपकी सोल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, आपको ज्ञान प्राप्ति बहुत अच्छी होने वाली है इस लाइफ में। तो ये चीज भी देखी जाती है। नाइन्थ हाउस आपके पूर्व लाइफ है, मतलब आप पास्ट में यू कुड से कि मेरा पहला जन्म जो था वो 9th हाउस से देखा जाएगा। और नाइन्थ से नाइन्थ, यहां से अगर आप काउंट करोगे, यहां से अगर आप काउंट करोगे तो नाइन्थ से नाइन्थ फिफ्थ हाउस आता है। जो आपने पहले जन्म में काम किए हैं ना, उसका रिजल्ट आपको 5वें घर से मिलेगा। इसीलिए 5वें घर को पाप और पुण्य का हाउस बोला गया। क्लियर? और आपके बच्चे आपका फ्यूचर आपको दिखाएंगे। वेरी मच क्लियर? मैंने एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था। पहला घर पुरुष का होता है, 7वां घर प्रकृति, पुरुष प्रकृति का मेल होता है, तब आपकी लाइफ में उत्पत्ति होती है, आपके चाइल्ड में, अगर आपका पार्टनर आपसे जब मिलता है तभी आपकी मैरिज यात्रा शुरू होती है, पारिवारिक यात्रा शुरू होती है। और हमेशा याद रखिएगा, ये जो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूँ ना कुंडली को,
इस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड कर लूं तो आपके 7 घर ऊपर 7 घर नीचे, ये आधा आधा काउंट करने के बाद, राइट? सॉरी, 6 घर ऊपर 6 घर नीचे। और ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना, पहले घर का रिफ्लेक्शन मतलब आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन ही आपका पार्टनर है। इसको जब आप रोटेट करके ऐसे बेंड करोगे तो फर्स्ट हाउस 7th हाउस में जाके मिल जाएगा। ये क्या बताता है कि आपके कर्मों का रिफ्लेक्शन आपका पार्टनर है। क्लियर एवरीवन, यहां तक ये समझ में आ गई? मैंने आज बहुत स्पीड में पढ़ा है क्योंकि कल मैं 2 घंटे इस टॉपिक के ऊपर कवर कर चुका था। मैंने एक चीज और बताई थी कि तीसरा घर तीसरा घर डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये आप हो और आपसे तीसरा घर डॉक्यूमेंट है। तीसरा घर सिबलिंग्स का होता है, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर ये हमारी वाइफ है, लीगल हमारा ये लाइक मैरिज है, तो इसका डॉक्यूमेंट कहाँ से देखा जाएगा? 9th हाउस से देखा जाएगा, राइट? क्लियर हुआ? मैरिज का डॉक्यूमेंट 7वें से तीसरा हो जाएगा, 1 2 3। अगर आपसे तीसरा आपके डॉक्यूमेंट है तो मैरिज का डॉक्यूमेंट 7वें से तीसरा हाउस आगे बढ़ गए। 9वां घर और छठा घर एक साथ एक्टिवेटेड हों, वहां पर मैरिज इश्यूज होने वाले हैं, क्योंकि छठा घर ना 7वें का लॉस करता है, पिछला घर क्या करता है? लॉस करता है, और अगला नेक्स्ट घर क्या करता है? उसको सपोर्ट करता है। क्लियर एवरीवन? 6th हाउस एंड 9th हाउस एक साथ एक्टिवेटेड हो गए, मैरिज के डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। मतलब क्या? मैरिज में इश्यूज आने वाले हैं। क्लियर हुआ? मैंने एक चीज और बताई था कि किसी भी हाउस से सेकंड हाउस सस्टेन बताता है ना, उस चीज को सस्टेन करता है। और 4th हाउस हैप्पीनेस को बताता है। क्लियर? मेंटल हैप्पीनेस या हैप्पीनेस बोल सकते हो। तो अगर मैं मैरिज की बात करता हूं तो मैरिज का सस्टेनेंस 8th हाउस है, क्योंकि इससे सेकंड आपका सस्टेनेंस, आपके पार्टनर और मैरिज का सस्टेनेंस 8th हाउस। यहां पर बहुत सारी बुरी चीजें आती हैं जिसमें इन लॉस भी आ जाते हैं। क्लियर एवरीवन? राइट? 8वें घर से इन लॉस भी आ जाते हैं। और अगर मैं हैप्पीनेस की बात करूं, मैंने क्या बोला? आपकी हैप्पीनेस, आपको मेंटल पीस चौथे घर से मिलती है, तो मैरिज की हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी? यहां से चौथा घर 10वें घर से देखेंगे। अब मुझे देखना है कि मैरिज में हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी, तो 10th हाउस विल मेक यू क्लियर कि आपकी मैरिज में आपको कितनी संतुष्टि और कितना हैप्पीनेस मिलने वाला है। क्लियर? उसके बाद जैसे मैंने बोला था, अब मैंने एक टॉपिक और समझा दिया था, थोड़ा सा और समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग सोचते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कल की क्लास आप रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था कि अगर ये आपका बेबी है तो आपके बेबी का करियर आपके सेकंड हाउस से देखा जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं। कैसे देखा जाएगा? आपका करियर 10वें घर से देखा जा रहा है ना, और ये आपके बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, तो इनका करियर यहां से 10th में पहुंच जाओगे तो 2nd हाउस आएगा। 5th से 10th मतलब सेकंड हाउस, आपके बच्चों का करियर। क्लियर एवरीवन? मैंने बोला था 3rd हाउस एज पर बीपीएचएस, बृहत पराशर होरा शास्त्र में तीसरे घर को भी सर्वेंट के लिए बोला गया है। क्लियर? अगर मैं बात करूं आपके सासू माँ की, सासू माँ का घर ये हुआ, कैसे हुआ? यहां से 7वें से चौथा मतलब आपके पार्टनर की वाइफ। क्लियर? और मैंने यहां पर एक नियम बताया था कि 12वें घर में मेलेफिक हो, ट्रांजिटिंग मेलेफिक लाइक जुपिटर, सॉरी शनि और राहु का ट्रांजिट 12वें घर से जा रहा हो, तो आप क्लियर कट बोल दो आपके जो इन लॉज हैं, स्पेशली मदर इन लॉ हैं, उनका जो सर्वेंट है वो आपको वो घर में नहीं आने वाला है। उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, या तो चोरी करेगा, क्योंकि 3rd हाउस फ्रॉम द 7th आपके इन लॉज सासू माँ का जो है सर्वेंट हुआ। 12वें घर में मेल्फिक जा रहा है, सासू माँ के भाई को दिक्कत होगी, मतलब आपकी वाइफ के मामा को दिक्कत होगी। मामा कैसे? आपका वाइफ का मामा कैसे? ये हुआ इनकी माँ, इनकी माँ से तीसरा घर ये हुआ उनके ब्रदर। क्लियर हुआ यहां तक? सभी बताइए प्लीज, क्योंकि ये चीज समझना Yes, बहुत जरूरी है और ये मैं कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था। yes, very clear. ओके, तो अब थोड़ा सा और हल्का सा आगे बढ़ते हुए यात्रा को चालू करते हैं। मैं कहूं कि अगर सेकंड हाउस से मेल्फिक जा रहा है, देखो प्रिडिक्शन सुनिएगा, सेकंड हाउस से मेल्फिक जा रहा है, स्पेशली राहु मंगल का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में ट्रिगर है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके इन लॉ से, स्पेशली मदर इन लॉ, उनका जो सर्वेंट है उसके हाथ में चोट लगने वाली है, वो आएगा नहीं।
कोई बता सकता है कैसे? एनीबडी कैन ट्राई। सेकंड हाउस से मैलेफिक ट्रांजिट हो रहा है। आप सिंपल बोलो, जो आपके मदर इन लॉ है उनका जो सर्वेंट है उसके हाथ में चोट लगेगी, वो आने वाला नहीं है आपके चार्ट से। देखो ये आपके सासू माँ, ठीक है, उनका ये सर्वेंट, ठीक है। सर्वेंट से तीसरा मतलब उसका ये हाथ, राइट हैंड शोल्डर। सर ये कलर थोड़ा चेंज करेंगे, बहुत लाइट दिख रहा है तो उसके हिसाब से। मैम ये जगन्नाथ हो रहा कलर यही होता है। मैं ओके भी ओके। ऐड शेयर करूंगा तो चेंज कर दूंगा। ओके ओके डोंट सर, वरी। ओके ओके सर। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो आपके मदर इन लॉ का सर्वेंट है उसका हाथ, सेकंड हाउस आपकी कुंडली बताता है, उसके हाथ में चोट लग जाएगी। राइट एवरीवन? मैं बोलूं? हाँ, अब देखिए, थर्ड हाउस से अगर मेलेफिक प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा हो, स्पेशली शनि और राहु। शनि राहु मैं क्यों बोलता हूं? शनि राहु इस काल, जब भी तीसरे घर से शनि राहु एक्टिवेशन, तीसरे घर को एक्टिवेट करेंगे या वहां पर गोचर करेंगे, तो आपके माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कत आने वाला, उनकी हेल्थ खराब होने वाली है। भगवान ना करे लेकिन मेजर इवेंट होने की संभावना बन जाती है। रीजन बिहाइंड, सातवां हाउस मैंने कल बताया था मारक स्थान होता है। आपके फादर नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस से सातवां, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, थर्ड हाउस हो गया। थर्ड हाउस हो गया ना। 12वां हाउस लॉस होता है। आपकी माँ का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। चौथे से 12वां, लॉस, माता का लॉस। तो तीसरे घर से जब भी मेलेफिक प्लेनेट का ट्रांजिट होगा, स्पेशली शनि और राहु का, शनि राहु का गोचर काल हो जाता है, आपके माता पिताजी के स्वास्थ्य में या उनकी लाइफ में मेजर इश्यूज आएंगे। सेवंथ, थर्ड हाउस से अगर मैलेफिक प्लेनेट का ट्रांजिट हो रहा है, आपके फादर की किडनी में इश्यूज आएंगे या यूरेनल दिक्कतें आने वाली हैं। सेवंथ हाउस किडनी, अगर मैं फादर की किडनी की बात करूंगा तो यहां से सेवंथ हो गया थर्ड हाउस। क्लियर हुआ यहां तक? यस और नो? थोड़ा सा स्पीड यस। में बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ ये सारे टॉपिक कल। चलो, अ, अ, आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। यहां तक तो मेरे को रिवीजन कराना था तो मैंने करा दिया। क्लियर? सर भाभी और डॉटर इन लॉ कौन से हाउस से देखेंगे इंसान के चार्ट से? डॉटर इन लॉ, जैसे कि आप कह रहे हैं ना, फादर नाइन्थ हो गया, मदर फोर्थ होगी, तो डॉटर इन लॉ और देखो, मतलब अपनी। देखो आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसमें डाउट आता है लोगों को। लेट मी सर क्लियर। सिस्टर भी, मतलब ये रिश्ते हम कैसे देखते हैं? बेटे चार्ट को का तो रोटेट चलो। कराते जाइए ना, चार्ट को रोटेट करा दीजिए। डॉटर इन लॉ की बात करो मतलब बहू, राइट? यही आप बोल रहे हो ना? आप जी सर। यस सर। ठीक है, आप बहू की बात करो। पहली बात, आपको पकड़ना आना चाहिए, चार्ट को रोटेट कराना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ बहू मतलब आपके बच्चे की वाइफ, हम्म। राइट? तो मदर के लिए उस बच्चे की वाइफ 11th हाउस हो जाएगा ना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट से। ठीक है, बच्चे, अभी मैं बच्चे यानी फिफ्थ से सेवन्थ। एग्जैक्टली। ओके ओके। और वेरी सेकंड नाइस। हाउस में भी देखा जाएगा, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। बृहद जातकम के अंदर नवे हाउस को, ठीक है, सुन लीजिएगा, माता पिता दोनों का स्थान दिया गया है। बाकी बीपीएचएस में फोर्थ हाउस मदर हो जाता है। आप किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि अपने से अपोजिट उसका लाइक वाइफ या उसका हस्बैंड या उसका पार्टनर होता है। किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। अगर मैं फोर्थ हाउस मदर को बोल रहा हूँ तो 10th हाउस आपके फादर होने चाहिए ना। लॉजिक तो लगता है ना कि चौथे से सातवां होना चाहिए, राइट? हम्म। बट बीपीएचएस और लाइक हमारे साउथ इंडिया के जो केरल नाड़ी के ग्रंथ है वो बोलते हैं 9th हाउस है। नॉर्थ इंडिया में पहले लोग आपके 10th हाउस को मानते थे, बट अब मोस्टली लोग 9th हाउस को मानने लगे। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। बीपीएचएस में दोनों जिक्र हैं। एक जगह लिखा है 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर, दूसरी जगह लिखा है 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर। डिफरेंस कहाँ पर आया? अगर आप, अगर आप अपने पिताजी के बारे में देख रहे हो, इफ यू इफ यू लाइक लुक फॉरवर्ड फॉर योर फादर, तो 9th हाउस पकड़ेंगे। अगर आप
अपनी माँ के हस्बैंड के बारे में देख रहा हो तो 10th हाउस पकड़ेंगे। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि साउथ इंडिया में फादर को पहला गुरु माना जाता है। 9th हाउस हमें ज्ञान देता है, हमारा अध्यात्म, हमारी डीएनए, हमारा गुरु वही होता है 9th हाउस। इसलिए 9th हाउस को साउथ इंडिया में फादर का स्थान बोला गया था। क्लियर हुआ यहां तक? Yes. चलो, आज हम आगे डिस्कशन करते हुए आज प्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, बीटीआर के ऊपर बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये चीजें आपको मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। किसी भी घर से सेकंड हाउस उस घर को सस्टेनेंस देता है, 12th हाउस उसका लॉस करता है। ये तो आपको सबको क्लियर होना चाहिए। आई थिंक कल की वीडियोस में ही मैंने पढ़ाया था। किसी भी हाउस से 4th हाउस उस घर का सुख बताता है। आपको पता है, लोग बहुत सरप्राइज होंगे कि बच्चों का सुख 8वें घर से भी देखा जाता है। अगर बच्चे हमारे चाइल्ड 5th हाउस से हुए तो उसका 4th तो 8वां हुआ ना, राइट एवरीवन? Yes. तो बच्चों का सुख 8वें घर से कैसे? मतलब 8वां स्थान तो मृत्यु स्थान है। आपको मैं बता दूं, 8वां घर इनहेरिटेड चीजें होती हैं जो हमें मिलती हैं। Okay. पीपीएचएस और हमारे ग्रंथों में ये वर्णित है, 8वें घर की दशा में भी चाइल्ड बर्थ हो सकता है। नोट कर लो। Okay. क्लियर एवरीवन? Yes. आगे बढ़ते हैं। मैरिज का सुख अगर मुझे देखना हो तो 7th से 4 घर आगे बढ़ गया, मतलब 10th हाउस से मैरिज का सुख हमको दिख जाएगा, राइट? और किसी भी प्लेनेट से, किसी भी हाउस से 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठे प्लेनेट उस हाउस के लिए मेलिफिक हो जाते हैं। जैसे लगन में अगर मैं देखता हूँ ना, लगन से 6ठे, 8वें और 12वें में बैठे प्लेनेट या 6ठे, 8वें, 12वें के लॉर्ड लगन के लिए मेलिफिक हैं, तो किसी भी हाउस से 6, 8, 12 मेलिफिक स्थान बन जाते हैं। 4th हाउस निगेटिवली एक्ट करता है 9th हाउस के लिए, ये याद रखिएगा। Orthos. अब समझ गया ना 4th हाउस क्यों निगेटिवली एक्ट करेगा फादर के लिए? फादर से 4th हाउस 8th पड़ गया, 9th हाउस से 4th हाउस 8th पड़ गया, राइट? Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें हमने कवर कर ली थी फर्स्ट सर में। प्लीज एक बार ये दोबारा बताइए, आप जो कह रहे हो 8th हाउस नेगेटिवेट करेगा, कैसे करेगा सर? प्लीज एक बार बता एक मैं दीजिए। आपको चार्ट से ही बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए, अगर मैं कहता हूं नॉर्मली आपने सुन रखा है कि 6, 8, 12 हाउसेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है? Hmm. यस यस। सर, यस सर। ये आपके लिए नहीं अच्छे है ना। अगर मैं आपके फादर की बात करूंगा तो यहां से 6, 8, 12 कौन से हुए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, राइट? Yeah. ठीक है, ठीक है, यहां से काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक 8 एंड 12th। और एक चीज आपको मैं दिखा दूं, हमारी कुंडली में 6, 8, 12 हाउसेस अच्छे नहीं है ना, और 8th हाउस तो फादर का 12वां है, लॉस कराएगा ना। हम्म। 8th हाउस की दशा में जब हमें इनहेरिटेड कैसे मिलता है, हमारे, देखिए कहना नहीं चाहिए, बट हमारे परिवार से कोई गुजरने वाला होता है तो वो हमें अपनी प्रॉपर्टी दान कर देता है। हम्म। तो ठीक है, 8वें घर की दशा में आपके परिवार के ऊपर या फिर आपके बड़े बुजुर्गों के ऊपर दिक्कत आती है। इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है सर। समझ गए आप? समझ गए सर, समझ गए, थैंक यू। मोस्ट थैंक यू। वेलकम। आगे बढ़ते हैं। चलो, हम्म, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी जो मैंने प्रोडक्शन सिखाया था। अब हम आने वाले हैं सर्वेंट्स के ऊपर भी मैंने बात कर लिया। आज के सेशन में हम बढ़ते हैं कि आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे। देखो, आज के सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखाऊंगा कि बीटीआर कैसे करते हैं। शायद कुछ लोगों ने सीखा भी होगा, कुछ लोगों को नहीं आइडिया होगा। तो बीटीआर के बारे में आज हम बात करेंगे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले नौमांश पत्रिका से बीटीआर करने की आपको टेक्निक बताता हूं। नौमांश पत्रिका में जहां पर भी आपका मून प्लेस्ड है, जिस भी साइन में मून प्लेस्ड है, उन सब साइन की ये एनर्जी, मतलब ये एक्टिवेशन एज होती है। लेट सपोज नौमांश में अगर मून एरी साइन में प्लेस्ड है तो उसकी एक्टिवेशन एज कितनी होगी? 16 होगी। टॉरस में प्लेस है तो 17 होगी। मैं कुछ टेक्निक आपके साथ शेयर कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, सारी तो नहीं करूंगा, बट स्टिल इतना कर दूंगा कि आप बीटीआर अपना चार्ट का तो कर सकते हो। जेमिनी की 18,
ऐसे ही मतलब 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 तक, पाइसेस तक गए, 27 हो गया। फिर इसके बाद आप इसमें 12 ऐड कर दोगे तो 28 से स्टार्ट हो जाएगा, 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इस तरीके की हमारी टेबल होती है। क्लियर? अब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है मुझे ना अपना टाइम में डाउट है कि मेरा टाइम ठीक है कि नहीं है, लाइक 15 20 मिनट का डिफरेंसेस है। आपकी लगन पत्रिका तो ओवरऑल सेम रहती है लगभग लगभग 2 घंटे तक, अगर लगन संधि पे नहीं है तो, राइट। तो हम कैसे रेक्टिफाई करें इसके विषय में हमने आपको ये एक टेक्निक मैं आपको शेयर कर रहा हूं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूं सीधे चार्ट के ऊपर। देखिए, ये चार्ट एक लेडी का है। क्लियर? इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है कर्क नवमांश के अंदर। राइट एवरीवन? आपको दिख रहा है इसमें चंद्रमा बैठा हुआ है कर्क नवमांश के अंदर। ये व्यक्ति जब मुझसे मिलने आए, चंद्रमा या तो इनका टाइम, इनका जो टाइम इन्होंने बताया था, चंद्रमा यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था और यहाँ हो सकता था। कर्क नवमांश के अंदर बैठा हुआ है। ये व्यक्ति जब मुझसे मिलने आए तो इन्होंने बोला भैया मुझे टाइम की दिक्कत है, टाइम मुझे नहीं पता है। मे बी इट कुड बी लाइक 6:30 से 7:30 के बीच में है। मैंने पोजिशनिंग ऑफ चंद्रमा की देखी, 4 इवेंट मैंने वेरीफाई करा है। अगर चंद्रमा कर्क नवमांश की एज है 31 रनिंग, ठीक है, ये उस समय चल रहे थे 32 साल के आसपास। मैंने बोला कि आपकी लाइफ में मतलब आपकी पर्सनालिटी में कोई इंप्रूवमेंट हुआ या आपकी लाइफ में आपसे रिलेटेड कोई मेजर चेंजेस है एट द एज ऑफ 31? उन्होंने कहा नहीं आया। मैंने कहा ओके। मैंने बोला कि आपकी लाइफ में करियर में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, करियर में आपको कोई पोजीशनिंग प्राप्त हुई 10th हाउस करियर? ठीक, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने वो पूछा कोई गेन, कोई सक्सेस या फिर कोई फैमिली में या आपकी लाइफ में मैरिज इवेंट हुआ? उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं हुआ। अब मेरा आखिरी पॉइंट था कि आपकी लाइफ में कोई लाइक लॉसेस हुए थे एट द एज ऑफ 31? तो उनका आंसर था यस, शी लॉस्ट 2.5 लाख रुपीज एट द एज ऑफ 31। क्लियर? अब मैंने इसको कैसे रेक्टिफाई किया? चंद्रमा कर्क नवमांश के अंदर बैठा हुआ है। क्लियर है? चंद्रमा कर्क नवमांश में 12वें घर पे बैठा हुआ है। मैंने आपको टेबल दिखाई थी, वहां चंद्रमा जो था कर्क नवमांश में बैठा हुआ था, राइट। तो 12वें घर में चंद्रमा कर्क नवमांश में होने के कारण 31 साल की एज में इस व्यक्ति को लॉस हुआ। अगर किसी की पत्रिका में 10वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है और जिस राशि में बैठा हुआ है, वो राशि जब एक्टिवेट होगी वो हाउस आपका ट्रिगर होगा। क्लियर है? बेसिक हाउस के बारे में हमने समझ लिया है कि फर्स्ट हाउस क्या बताता है, सेकंड हाउस क्या बताता है, थर्ड हाउस क्या बताता है। ये एक टेक्निक मैंने आपको बीटीआर की बताया कि आप D9 को कैसे आप रेक्टिफाई करोगे। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस सर। Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं थोड़ा बहुत। भैया एक बार रिपीट कर देना जरा इसको। मैंने ये बोला, ये सर कौन ये बोल रहा है नवमांश बेसिकली? नवमांश क्या होता है सर? ये नवमांश बेसिकली ये कौन बोल रहा है कि नौमांश मतलब आप D9 चार्ट, लग्न चार्ट के बाद D9 चार्ट होता है, डिविजनल चार्ट होता है। मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ नौमांश कौन होता है पहले। सर एक मिनट, जस्ट ये कैमरा बंद करके अगर आप बातें समझ रहे होंगे ना, तो आपको हरगिज समझ में नहीं आएगी, बाद में आप कंफ्यूज होंगे कि सर ने क्या बोला था। सर कैमरा का आपका ऑरा बंद और रहता है तो आपका आपको ऑरा जब फोकस कनेक्ट नहीं कर होता है ना, पाएंगे। तब आपको बातें समझ में आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपको क्लास में आना है या नहीं आना है दैट इज डिफरेंट थिंग, पर नॉलेज गेन ले रहे हो तो कैमरा ओपन करके कीजिए ताकि आपको समझ में आए बातों को। सर सरस्वती माँ ऐसे ज्ञान नहीं देती है। सर देखिए जो आप नौमांश, सर जी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, अगर आप एक एक ऐसा डाउट क्लियर, इस क्योंकि ये आपकी क्लास का डिसीजन लेना है कि हमने ज्वाइन करनी है या नहीं। जी, आप इसलिए अगर एक एक नमाज, एक एक राशि, एक एक इंडिविजुअल को लग के समझाने तो उसी में नमाज में आधा घंटा लग जाएगा। तो नौमांश मेरी में बता रिक्वेस्ट दे रहा ये हूँ कि है, क्या चीजें होती हैं, बेसिक तरीके से बता दे रहा हूँ। बस मैं आपका क्वेश्चन सिंपली था। आप बताइए कि हम्म, नमाज डिविजनल चार्ट है, पूरी क्लास में पूरा समझाया जाएगा। जी। अभी देखिए ये सर नौमांश, आप सर एक, आपको पता है कि यहाँ पर ना आई नमाज विल क्या एक्सप्लेन, है? डोंट वरी, मैं सबको मैनेज करके चलूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा, हाँ, किसी के साथ नहीं बाकी के सब छोड़ना है। मेरी स्टूडेंट को क्लास में पता मेरी नहीं है ना, आदत भी इसलिए यही सर है। एकदम बराबर से समझा रहे हैं सर।
देखिए हमारे ना, मैं सर अगर सीधा ही बोलते चले जाएंगे हमें फिर समझ ही ना, फायदा नहीं, नहीं है। डोंट वरी, काम डाउन, सभी लोग शांत हो जाइए, सबको लेके चल रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है। देखिए हमारा नौमांश पत्रिका क्या होती है, हमारे जैसे डिविजनल चार्ट, ये आपका लग्न पत्रिका होती है। इसी प्रकार बीपीएचएस के अंदर 16 प्रकार के डिविजनल चार्टों का जिक्र होता है, और हर एक डिविजनल चार्ट अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। आप लग्न पत्रिका से सब, आपको सब कुछ दिखता है, बेसिक बेसिक अगर आपका नॉलेज है तो आपको लग्न पत्रिका सब कुछ बताती है। अब किसी लाइफ के किसी मेजर इवेंट पे हमें जाना है ना, और उसमें डीपली जाना है, तो वो उस डिविजनल चार्ट के द्वारा देखा जाता है। जैसे मैरिज की अगर मैं बात करता हूँ या धर्म की बात करता हूँ, तो हम लोग D9 चार्ट का यूज करते हैं, जिसे हम नौमांश कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? अगर हमें मैरिज के लिए डीपली एनालिसिस करना है तो D9 चार्ट का यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड नौमांशा चार्ट। ये आपकी पत्रिका का 9 टाइम, जो हम ना फाइन्यूट क्या माइन्यूट डिवीजन कर देते हैं, फिल्टर करके 9 टाइम फिल्टर करके जो हम एक पत्रिका निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड D9 चार्ट, नौमांशा। क्लियर है? चलो Yes. आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ लेते हैं। जिसने नौमांश का डाउट पूछा था उनको क्लियर हो गया, प्लीज बता दे। 16 प्रकार के डिविजनल चार्ट होते हैं, जिसमें नौमांशा चार्ट स्पेशली आपके मैरिज, आपके धर्म और जीवन के मेजर इवेंट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, लग्न चार्ट के साथ साथ। अब देखिए एक और टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड नेम आइडेंटिफाई टेक्निक। जब आपके पास कोई जातक आता है, ये लगभग 80-90% काम करते हुए आपको दिख जाएगी। जब यह जातक या जातिका आपके पास आती है, तो बिना बताए आप उसके नाम को कैसे पहचानो, भैया किस लेटर से इसका नाम स्टार्ट हो सकता है। आपने सुना होगा कि हमारे साउथ इंडिया में कुछ ग्रंथ हैं जो नाड़ी पत्र ग्रंथ कहे जाते हैं, नाड़ी के ऊपर उनका जिक्र होता है और पत्तों के ऊपर उनका सब कुछ वर्णन है, वहां पर नाम पता लग जाता है ना, आपने सुना होगा। तो नाम कैसे आइडेंटिफाई होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखिए अल्फाबेट आप देख रहे हो, इसको अगर आप चाहो तो नोट कर लो। हर एक प्लेनेट का एक अल्फाबेट होता है, हर एक प्लेनेट का एक कुछ अल्फाबेट्स इस तरीके से डिजाइन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जातिका है, इनका नाम डी से स्टार्ट है। क्लियर? अब मुझे वेरीफाई तो होना चाहिए, नाम डी से स्टार्ट है और मैंने ये बट टाइम बीटीआर भी किया है, अब बीटीआर में ही हेल्प करेगा आपको, बीटीआर भी किया है तो नाम मैच हो जाना चाहिए ना मेरे साथ। और डी से जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा था, दैट इज फ्रॉम द जुपिटर, जुपिटर प्लैनेट, प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द डी लेटर, राइट। मैं आपको बता दूं, बृहद जातकम कहती है कि इंसान का नाम उस लेटर से स्टार्ट होगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड उसके चार्ट में बैठा होगा, पहला नियम। सेकंड नियम, बृहद जातकम ये भी कहती है इंसान का नाम उस लेटर से स्टार्ट होगा जो लगन लगने से संबंध बनाए, या तो नौमांश के लगन लगने से संबंध बनाए, मेरी बात समझे, आपके लगन लगने से जो भी प्लेनेट कनेक्शन में आ रहा है, उस प्लेनेट क्या, उस प्लेनेट से जो लेटर्स आते हैं उससे आपका नाम स्टार्ट हो सकता है। इसी चीज को हम नौमांश में रिपीट करते हैं, राइट एवरीवन। नौमांश में भी जो भी प्लेनेट आपके लगन लग्नेश या नौमांश के लग्न लॉर्ड या नौमांश के लग्न लॉर्ड के फर्स्ट हाउस से संबंध बनाएगा, उससे आपका नाम स्टार्ट हो सकता है। इस चार्ट में लग्नेश कौन बना, दैट इज कॉल्ड वीनस, 2 नंबर की राशि लिखी है फर्स्ट हाउस में, वीनस बना। यहां पर जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन दिख रहा है हमें। वीनस का इन्फ्लुएंस, जुपिटर का इन्फ्लुएंस किस पे आया, लगन लॉर्ड के ऊपर आ गया। अब यहां पर नौमांश का लगन लॉर्ड कौन बना, नौमांश का फर्स्ट लॉर्ड कौन बना, दैट इज सन, और सन यहां पर बैठा हुआ फोर्थ हाउस में। जुपिटर सन 10th हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर फोर्थ हाउस से 10वें घर में दृष्टि दे रहा और सन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट एवरीवन। जी इस सर। व्यक्ति का नाम डी से स्टार्ट है, स्पेशली दीपा नाम है इस व्यक्ति का, नेटिव का। तो आप ये समझिए मैंने क्या सिखाया, आपका नाम उस लेटर से स्टार्ट हो सकता है जो आपकी पत्रिका में सबसे स्ट्रांग प्लेनेट है। सेकंड चीज है, आपका नाम उस लेटर से स्टार्ट हो सकता है जो प्लेनेट आपके लगन लग्नेश को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, या फिर नौमांश में फर्स्ट हाउस और नौमांश लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। यहां तक क्लियर हो गया, यस और नो? Yes. चलो समझिए, धीरे धीरे समझा रहा हूं, बहुत आराम से चल रहा हूं कि सबको समझ में आए।
ये आइडेंटिफाई मैंने आपको बता दिया कैसे नेम का आइडेंटिफिकेशन करना है। चलो कुछ अब सूत्रास पढ़ते हैं टेक्निक के ऊपर। मैंने जो प्रॉमिस किया था, देखो बीटीआर की मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा डीप हो जाएगा पर स्टिल चलो बता देते हैं। 7 चर कारक होते हैं जैमिनी ज्योतिष के अंदर। जिसको पता होगा उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं पता होगा तो भी हल्का सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा चर कारक। वो भी बीटीआर के लिए हम यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड चर कारक, जिसमें ए के, एम के, बी के और डी के, पी के लिखा हुआ है। ये 7 चर कारक हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको दिख जाएगा। जो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होता है, राइट, हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट आपका आत्मा कारक कहलाता है। सेकंड हाईएस्ट आमत्य कारक, थर्ड हाईएस्ट भ्रात्य कारक, फोर्थ हाईएस्ट मात्र कारक। हमको एमके से ही मतलब है। हमारा मतलब कहाँ है, एमके से ही है। क्लियर। इन D24 चार्ट, ये भी आपको टेक्निक लगभग 80 से 90% काम करती हुई दिखेगी। और ज्योतिष में जो टेक्निक मोर देन 80 90% काम करती है, वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। मैंने क्या बोला, एक सेकेंड, मैं जो आपको चार्ट ओपन करके दिखाया था, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, ये चार्ट था जो मैंने बीटीआर किया था। यहां पर देखिए एमके कौन सा बन रहा है, वीनस बन रहा है। ठीक है, अगर आपके D24 चार्ट में एमके का कनेक्शन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड से आ जाए, तो लगभग लगभग आपका टाइम बहुत ज्यादा एक्यूरेट जा रहा है। नोट इट डाउन। अगर आपके चार्ट में एमके का कनेक्शन फिफ्थ हाउस से आ जाए इन D24 चार्ट, ये D24 चार्ट ये डिविजनल चार्ट का एक पार्ट है जो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगा। 5वें घर से आ जाए तो आपका चार्ट एक्यूरेट जा रहा है। देखिए यहाँ 5वें घर में कौन सी राशि है, वृषभ राशि है। और यहाँ पर एमके कौन सा प्लैनेट बना, वीनस बना। वीनस वृषभ राशि का स्वामी होता है। क्लियर हुआ। मैंने जो बीटीआर किया था दैट वाज एक्यूरेट, यस और नो। यस सर। ये भी चीजें आपको पॉइंट याद करते रखिए। छोटे छोटे पॉइंट्स जब आप पढ़ लोगे तो आपको हेल्प करेगा प्रोडक्शन के लिए। अब देखिए मैं आपको ना कुछ इवेंट प्रोडक्शन की टेक्निक्स बताने इसमें जा रहा हूँ। इसमें जो हम एस्पेक्ट्स देखेंगे वो जैमिनी की देखेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हम पराशरी के देखेंगे। ओके। ठीक है, पहले कुछ सूत्रास के ऊपर पढ़ लेते हैं। ओके, हाँ कुछ सूत्र आप लिख लीजिए, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन अभी चार्ट में दिखा दूंगा। अब थोड़े से एडवांस सूत्रास के ऊपर हम बात करते हैं। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, जिनको ज्योतिष की नॉलेज है उनके नॉलेज में प्लस पॉइंट उनके साथ ऐड हो जाएगा। बाकी बेसिक जिनको नहीं है उनका तो मैं बेसिक से सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। लिखिए, पहला पॉइंट ये होता है कि शनि अगर आपके चार्ट में 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में बैठा हो, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा इसका क्या रीजन है, बट सूत्रा सब नोट कर लो। मतलब कैंसर साइन, स्कॉर्पियो या मीन राशि में शनि देव बैठे हो, तो आपके चार्ट में जहां पर भी कैप्रिकॉर्न साइन आएगा, जहां पर भी कैप्रिकॉर्न साइन आएगा वो पूरी तरह डैमेज हो जाएगा। या वन ऑफ द कारकत्व ऑफ कैप्रिकॉर्न साइन, कैप्रिकॉर्न साइन का एक कारकत्व खराब हो जाएगा। कैंसर लगन की पत्रिका, आप मुझे थोड़ा सा आंसर बताइएगा। कैंसर लगन की पत्रिका, शनि इन फिफ्थ हाउस, स्कॉर्पियो साइन, तो क्या चीज खराब होगी? कोई बताना चाहेगा? मैरिज खराब होगी। कैप्रिकॉर्न साइन 7th हाउस में पड़ रहा है कैंसर लगन के लिए। यस सर, मैरिज एग्जैक्ट सर, बिल्कुल। विल डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। और ये मेरे सामने कई सारे चार्ट हैं। ठीक है, मकर लगन की पत्रिका, मकर लगन की पत्रिका, शनि सिटिंग इन 9th हाउस। मकर लगन तो भाई शनि 9वें घर में चला गया, भाग्य भाव में चला गया, सॉरी, शनि सिटिंग इन 3rd हाउस और 9th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है। क्लियर। शनि तीसरे घर में बैठा हुआ है, 9वें घर को एस्पेक्ट भी कर रहा है। मीन राशि का शनि, क्या डैमेज होगा? लगन, लगन मतलब आपकी बॉडी, आपकी एज, आपकी पर्सनैलिटी, राइट। मकर लगन की पत्रिका आपके सामने एग्जाम्पल में दिखाता हूं, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, संजय गांधी जी।
मकर लगन की पत्रिका, शनि सिटिंग इन सेवंथ हाउस, दिग्बल स्थान में बैठा हुआ है और लगन को भी देख रहा है। क्लियर? उनके साथ क्या हुआ, उनकी एज, उनकी लॉन्जेविटी को क्या हुआ, यू नो वेरी वेल। शनि 4 8 12 में जब भी जाएगा, मकर राशि पूर्णतः बर्बाद होने वाली है, या फिर एक कारकत तो आप शनि मतलब मकर राशि का कंप्लीट डैमेज हो जाएगा। और एक सूत्र लिखिए, जहां पर भी आप बोलोगे पीडीएफ से पढ़ाओ, क्योंकि मैं पीडीएफ से कभी नहीं पढ़ा। सर थोड़ा स्लो, सर प्लीज ओके थोड़ा ओके ओके स्लो ओके ओके प्लीज। ओके 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 ओके। देखिए, मैंने क्या बोला, अगर शनि भगवान 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर राशि में बैठा हो, ठीक है, शनि देव 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर राशि में बैठे हों, तो जहां पर भी कैप्रिकॉन साइन जाएगा, मकर मकर राशि आएगी, वो हाउस डैमेज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो? सेकंड पॉइंट, ये अपने चार्ट में लगा के देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सेकंड पॉइंट, सर मतलब मकर और कुंभ दोनों राशि सर। हाँ कुंभ भी डैमेज होती है, बट मोस्टली जो इम्पैक्ट देखा गया है मकर के ऊपर देखा गया है। कुंभ भी डैमेज होती है निश्चित तौर पे। तो उस भाव के फल नहीं मिल पाएंगे सर। आप कह सकते हो, लेकिन मकर राशि सबसे ज्यादा आपको डैमेज होती हुई दिखेगी। अब जैसे कैंसर लगन के लिए शनि मैंने एक चार्ट में फिफ्थ हाउस में देखा था स्कॉर्पियो साइन के लिए, राइट ना, तो उनको इन लॉज से बनती है, और उनकी शादी उनके लिए मतलब सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन गई है। सेवंथ तो हाउस में सर मकर आएगी और एट्थ हाउस में कुंभ आएगी। सर कुल यहाँ पे हम ये मिला- भी कह सकते हैं, सर यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जब स्कॉर्पियो में शनि हो, तो मकर साइन 12th हाउस में चला गया, तो उसके ब्लड प्रेशर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्कॉर्पियो में शनि है किस चार्ट में? ये 11 नंबर के लगन में, 11 नंबर का एग्जैक्टली लगन में। ट्वेल्थ हाउस। देखिए 6 8 12 हाउस जब खराब होते हैं ना तो अच्छा होता है, आठवां स्पेशली नहीं खराब होना चाहिए, सिक्स और ट्वेल्थ खराब होते तो अच्छा होता है। अब समझदार हम्म। हूँ। छठा हाउस भी प्रॉब्लम्स का है, वो खराब हुआ मतलब प्रॉब्लम डाउन हुई है, राइट। 12वां हाउस डाउन खर्चों हो का गया। है, हॉस्पिटल का डाउन हो गया, राइट। 8वां हाउस खराब हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी एज के ऊपर। क्लियर है? एज के ऊपर। इसीलिए बिल्कुल, विपरीत राजयोग थैंक यू। आप पढ़ते हो ना, विपरीत राजयोग हाँ के जी, हाँ जी। अंदर 6 8 12 बहुत अच्छे बोले गए कि 6 8 12 के अंदर एक्सचेंज हो जाए और पीड़ित हो, लेकिन मैं कहता हूं 8वां हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए। विपरीत राजयोग में सिक्स और ट्वेल्थ का हाउस लॉर्ड या फिर सिक्स और ट्वेल्थ का प्लेनेट पीड़ित हो तब विपरीत राजयोग होता है। आठवें का नहीं, आठवें का सिंपल काउंट किया जाता है। क्लियर एवरीवन? ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सर ये जो भी आपने परिवर्तन का बोला, ये सर हम 40 के बाद देखेंगे फिर परिवर्तन? कौन सा परिवर्तन? जैसे अगर सर सूर्य शनि की राशि में हो या शनि की राशि में सूर्य बैठ जाए। देखो परिवर्तन हमेशा काम करता है 40 के बाद, जरूरी नहीं कि 40 के बाद काम करे। अच्छा, तो मतलब वर्क कभी भी ऑलवेज। हम। अब आपको मैं बता दूं, लगन पत्रिका के अंदर परिवर्तन है, परिवर्तन आपने छेड़ दिया तो बता देता हूँ, वैसे मैंने परिवर्तन के बारे में तो कुछ बोला नहीं अभी तक। लगन पत्रिका के अंदर अगर एक्सचेंज हो रहा है तो इंसान का कर्मा या इंसान का करियर उन्हीं दो हाउसेस के आसपास घूमेगा। और इट ओके। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र फॉर करियर प्रोडिक्शन। हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का एक्सचेंज हो रहा हूँ, इंसान फूड बिजनेस करेगा, मेरे हाउस मेरे चार्ट में है और मैंने फूड का बिजनेस किया है, सेकंड हाउस फूड का होता है। क्लियर सर एवरीवन? मेरे हस्बैंड के इसमें है 5th और 10th का हो रहा है, 5th और 10th हाउस आपस में, पांचवा और दसवां मतलब घर सैटर्न, गवर्नमेंट को भी सैटर्न दिखाता है, मरक्यूरी। पांचवा घर में, पांचवा और 10वां घर स्टेटस को भी दिखाता है करियर में। वो मैं हाँ बताऊंगा सैटर्न आगे, मरक्यूरी। जब हम लोग डीप क्लास करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जी सर। अभी जो सूत्रास दे रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। जी सर। सेकेंड चीज मैंने बोला कि शनि जहां पर भी बैठा है ना आपके चार्ट में, उससे सातवां घर, शनि जहां पर भी बैठा हुआ है उससे चौथा घर, सॉरी, शनि जहां पर भी बैठा हुआ है उससे चौथे घर में आपकी लाइफ में दिक्कत हमेशा रहेगी। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। आपकी पत्रिका में शनिदेव जहां पर भी बैठे हुए हैं उससे चौथे घर में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहने वाली है। इट इज कॉल्ड BSP टेक्निक, भृगु सरल पद्धति का रूल है। ये सुनील जॉनसन ने इसकी लाइक रिसर्च कर दीजिए या कह दीजिए खोज के लेके आए थे, मोस्टली क्रेडिट उन्हीं को जाता है।
मैं तो बस उनका माध्यम हूँ, बता रहा हूँ आपको। और अब ये एक्टिवेट कब होगा? ये जैसे कि अगर लेट सपोज इस चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊं, शनि देव कहाँ बैठे हुए, शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट, 7th हाउस में। तो शनि से चौथा घर ये हुआ 10th हाउस। 10th हाउस में प्रॉब्लम्स रहने वाली है। क्लियर एवरीवन? और एक्टिवेट कब होगा? जब शनि का गोचर यहां पर आएगा, शनि का गोचर लगन पे आएगा, शनि का गोचर यहां पे आएगा। 1st हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस में शनि का गोचर आएगा, तो ये चौथा घर, ये 10th हाउस ट्रिगर होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भृगु सूत्रास लिख लीजिए। और एक चीज समझिए, अब देखो ये जो हाउस है ना, ये आपकी एज के हिसाब से भी एक्टिवेट हो जाएगा। 22 साल की एज में ये हाउस एक्टिवेट होगा। एज एक्टिवेशन टेक्निक आप लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ी बहुत कैसे की जाती है। कि कुंडली का पहला घर पहले साल में एक्टिवेट होता है, 2nd हाउस दूसरे साल में, 3rd हाउस तीसरे साल में, 4th हाउस चौथे साल में, 5वां घर 5वें साल में, छठा घर छठे साल में। इसी प्रकार रोटेट करते हुए 12वां घर 12वें साल में हो जाता है। फिर जंप इनटू द 1st हाउस, 13 ईयर। ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ 24 साल, तो 24 साल से पहले 23 साल और 22 साल। तो 22 साल की एज में भी करियर में इश्यूज आएंगे। समझ गए मैंने क्या बोला? हाउसेस के अकॉर्डिंग और प्लेनेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्शन देना है। अब ने मैंने दशा वशा कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं सिंपल से नियम बता रहा हूं, वो नियम काम करेंगे, 100% काम करेंगे। राइट? नोट इट डाउन, वन मोर रूल। अगर आपके चार्ट के अंदर शनि एंड जुपिटर का कनेक्शन हो, दिस इज कॉल्ड कर्मा धर्मा अधिपति योगा। बहुत अच्छा योग माना जाता है करियर को ग्रोथ देने के लिए, बहुत अच्छा योग है। बट बट आ गया ना यहाँ पर। बट अगर ऐसा योग बनता है तो आपका एरीज साइन कुंडली में जहां पर भी पड़ेगा, उसका कोई ना कोई कारकत्व डैमेज हो जाएगा। एरीज साइन जहां पर भी पड़ेगा, उसका कोई ना कोई कारकत्व डैमेज हो जाएगा। आई मेट ए पर्सन जिसका शनि एंड जुपिटर लगन में बैठा हुआ था। तुला राशि। तुला राशि क्या कहती है भाई? उच्च का शनि, 7th हाउस में एरीज साइन। ठीक है? शनि इस कुंडली के लिए आपके ये थे, पंचमेश था। ठीक है? और यहाँ पर पंचम भाव की एनर्जी को लेके लगन पे आ गया, लव मैरिज हो गई थी। जुपिटर लगन में बैठ के 7th हाउस को दृष्टि दे रहा था, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि बहुत अच्छा होता है। निश्चित तौर पे अच्छा होता है। जुपिटर का भी आपको एक रूल बता दूंगा, शॉक्ड हो जाओगे कि जुपिटर भी कराता है, जुपिटर भी ऐसी चीजें कराता है। शनि और जुपिटर लगन पे था, मैरिज उनकी डैमेज थी। एरीज साइन 7th हाउस। क्लियर हुआ? तो नोट कर लो, शनि और जुपिटर आपकी पत्रिका में अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो मैरिज डैमेज होती है। और एक पॉइंट नोट करिए, ये सब तो मैं और पढ़ा दूंगा। यहाँ पे एक्सपेक्ट काम करेगी, एक साथ हाँ, ना हो तो। नहीं 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 नहीं, कंजंक्शन होना चाहिए। ओके। क्लियर? या तो ठीक है। शेप। इस पर एक चीज होती है, जो आपने एक पॉइंट पहले बताया था सूत्र कि शनि का 1 8 10 का बताया था अभी कुछ, वहां मैंने पे ये बोला था, ये कैरियर में बोला फॉल था आता है। शनि जहां वो पर क्या, बैठेगा, ठीक वहां है, से 4th हाउस। खराब करेगा। वो एक्टिवेट कब होगा? जब शनि का गोचर, जैसे मैंने बोला शनि यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, आप समझिए। बिल्कुल। तो 4th हाउस ये डैमेज हुआ। अब हो शनि की गया। 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, हाँ जी। 10वीं और 7वीं। राइट? हम्म। शनि का गोचर जब यहां पर आएगा तो तीसरी दृष्टि से इस हाउस को एक्टिवेट करेगा ना। ठीक है। अगर लगन पे शनि आएगा तो 10वीं दृष्टि से इस हाउस को एक्टिवेट कर देगा। क्लियर? अब इन 2.5 सालों में ना, इवेंट किस महीने में होगा या किस सप्ताह में होगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग टेक्निक है, वो अभी नहीं बता सकता, मेरे पास भी समय थोड़ा अभाव है। ठीक है? बाकी वो हमको पता ठीक है चल सर। जाता है कि ये जो टाइम है या इवेंट है, किस मंथ में जाके या किस वीक में जाके होगा। उसके लिए हम लोग को बीसीपी की टेक्निक लगानी पड़ती है और प्लैनेट की डिग्री देखनी पड़ती है, उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको सूत्रा बता रहा था कि जुपिटर और शनि आपकी पत्रिका में अगर एक साथ बैठे हुए हैं, तो आपका कुंडली में जहां पर भी एरी साइन जाएगा वो कंप्लीटली डैमेज होने वाला है। राइट एवरीवन? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट नोट करिए। अगर सूर्य और मरकरी कन्या राशि में बैठे हुए हैं,
अगर मैं बोलता हूं कन्या राशि यहां पर आ रही है, राइट, सूर्य और मरकरी यहां पर बैठा हुआ है। कर्क लगन के लिए सूर्य सेकंड हाउस का अलॉट होता है और नेचुरल फादर का कारक होता है। क्लियर? क्लियर है यहां तक सभी को? सर नेटल में। हाँ, नेटल चार्ट में ही रूल देखेंगे हम। ठीक है। सूर्य और मरकरी कन्या राशि में अगर बैठा हुआ है एक साथ, तो उसके अपोजिट जो मीन राशि होती है ना, डैमेज होने वाली है। मतलब फादर की एज और उनकी हेल्थ में इश्यूज आएंगे। लेकिन कंडीशन शुड बी लाइक कन्या राशि में सूर्य और मरकरी, जिसे हम बुध आदित्य योग, जो मरकरी उच्च का है सूर्य के साथ बैठा है, बहुत खुश हो जाते हैं, राइट? इट विल डैमेज योर पाइसेस साइन। और कर्क लगन के लिए पाइसेस साइन आता है 9वें घर में। मतलब फादर की हेल्थ के ऊपर इश्यूज आएंगे, हायर स्टडीज में दिक्कत आएंगी। क्लियर एवरीवन? दूसरा नियम यही कहता है कि अगर मीन राशि के अंदर भी सूर्य और मरकरी एक साथ बैठे हो तो भी मीन राशि कंप्लीटली डैमेज होने वाली है। राइट एवरीवन? चलो, ऐसे तो बहुत सूत्रास है, एक सूत्र और भी लिख लो, मैं पता नहीं, मैं देता चला जाता हूँ। देखिए, अगर मंगल और चंद्रमा का आपस में कनेक्शन है आपके चार्ट में, इफ यू हैव चंद्र और मंगल का कनेक्शन इन योर चार्ट, तो उस हाउस को, जहां जहां पर भी बैठे या आमने सामने से एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उस हाउस को 33 साल और 32 साल की एज में एक्टिवेट करेंगे। और ऑलवेज रिमेंबर कि 33 साल की एज में 8वां घर और 9वां घर भी, 32 साल और 33 साल में 8वां और 9वां घर भी एक्टिवेट होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? बिल्कुल एक सर। पॉइंट एक नोट कर चीज यहाँ लीजिएगा जी। सर, यहाँ पे एक चीज थी, आपने बोला सूर्य और मरकरी कन्या राशि में होंगे तो मीन राशि डिस्ट्रॉय होगी। हाँ, मीन और राशि दूसरी का कोई ना चीज, कोई कारक तो खराब हो जाएगा। तो मतलब सूर्य और मरकरी को सिर्फ कन्या राशि में ही देखेंगे और किसी एग्जैक्टली, राशि में नहीं देख सकते। रूल शुड बी लाइक कन्या राशि के अंदर, या मीन राशि में है तो भी मीन राशि डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है। और जैसे अब अभी मीन राशि आपने में तो मार्स और ऑलरेडी मून, मरकरी नीच का हो जाता है, तो आप ये समझ में आती है, बट कन्या बिल्कुल राशि में लॉजिक बिल्कुल। नहीं बैठ रहा था ना। अब आप ये कह दोगे कि हाँ जी हाँ मरकरी जी। की नीच दृष्टि मीन राशि में जाएगी, लॉजिक तो कहीं भी बैठा देंगे। बट रूल बिल्कुल। ऐसा बोलता है कि अगर सूर्य और मरकरी, राइट, मी कन्या राशि या मीन राशि में, तो मीन राशि कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। तो चलिए, इसमें लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा पहले या चीजें नॉन लिविंग? पहले पहले लिविंग एंटिटी पे आता है, फिर उसके बाद नॉन लिविंग पे आता है। कोई भी इम्पैक्ट अगर आपकी पत्रिका में पड़ेगा तो पहले लिविंग चीजों पे पड़ेगा। कोई भी प्लेनेट अगर डैमेज है या फिर कोई भी हाउस डैमेज है, तो लिविंग चीजें पहले खत्म होंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड चीज, नॉन लिविंग। जैसे कि मैं बोलता हूँ शनि 4th हाउस में बैठा है ना, प्रॉपर्टी बहुत देता है लेकिन माता की हेल्थ में खराब करता है। लिविंग चीजें पहले खराब करेगा, नॉन लिविंग पे ऊपर उसका असर कम जाता है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. तो चलो, सर यस अगर सर। आपने जैसे बताया सर, जुपिटर और सैटर्न अगर बैठे हों किसी की कुंडली में एक साथ, तो सर फिर क्या उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए? मतलब ऐसे व्यक्ति को मैरिड लाइफ मैंने वो उसकी। कंडीशन क्या बताई थी, आपने सुना नहीं? मैंने हम्म, बोला था जुपिटर और शनि, अगर कहीं, अगर एरिस राशि 7th हाउस में आ रही है तो ना, अगर मैंने क्या बोला था, ठीक है। जुपिटर और शनि यहां पर बैठा था हम्म और 7वें घर में एरिस राशि आ रही थी, हम्म। लिब्रा के अंदर जुपिटर और शनि था, तो 7th हाउस हम्म, डैमेज होगा ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ओके। और शादी के साथ 7th हाउस से बहुत कुछ भी देखा जाता है, ये माता के स्थान है। माता का जो लाइक लंग्स होते हैं 7th हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि चौथे से चौथा हो गया ना, 7th हाउस में बहुत कुछ आता है, केवल शादी नहीं आती है। मैंने बोला वन जी ऑफ सर। द कारकत्व। ओके। गॉट इट? चलो आगे जी बढ़ते सर। सर हैं। फोर्ट्स के बारे में बताएंगे आप? हाँ जी, मैं बता देता हूँ। चलिए, मैं कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं आपकी और अपनी सुविधा के लिए, कि मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा सकूं और आप लोग भी पढ़ सकें। जिसमें हम क्या कवर करेंगे उसको आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, ठीक है? अपनी, एक सेकेंड। शिव 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 महादेव। देखिए, हमारा ना लगभग लगभग 25 से 30 दिन का एक सेमिनार, मतलब एक
कोर्स आने वाला है जिसके अंदर हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और मेरे लिए चाहे वो जानता हो या ना जानता हूँ, मेरे लिए वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को लेकर चलता हूँ। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुंडली क्या होती है, राशि क्या होती है, 12 हाउसेस, प्लैनेट्स, राशियां, ब्लैंक चार्ट प्रोडक्शन। ब्लैंक चार्ट मतलब आपके चार्ट में एरिस राशि जहां पर भी है, तो उस हाउस में क्या होगा विदाउट सीइंग एनी प्लैनेट। बिना प्लैनेट को देखे आप क्या प्रिडिक्ट करोगे वहां पर एरिस राशि के साथ क्या होगा। स्कॉर्पियो साइन जहां पर भी है उस हाउस के अंदर क्या होगा, दिस कॉल्ड ब्लैंक चार्ट प्रोडक्शन। इसके लिए हमें राशियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एज एक्टिवेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राशियां कब एक्टिवेट होती हैं। तो वो हम लोग ना अपने, कल मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोग कल की वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। प्रिडिक्शन विद रिलेटेड टू मदर, फादर, स्पाउस, चिल्ड्रन। केवल और केवल ना आपको दशा महादशा कुछ नहीं देखनी है, केवल चार्ट देखना है। और आपको ये बोलना है कि आपके माता की लाइफ में इस एज में ऐसा हुआ होगा, आपकी माता की लाइफ में, आपके फादर की लाइफ में इस एज में ऐसा हुआ होगा। अपने ही चार्ट से अपने परिवार का या किसी भी इवेंट का प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे, तो कंप्लीट प्रिडिक्शन यूजिंग द चार्ट, डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा। चार्ट को कैसे रोटेट करें, बेसिक से ही स्टार्ट करना है। चार्ट को कैसे रोटेट करें, रोटेट करके इवेंट कब निकालें, आपकी माता की लाइफ में कब इवेंट होगा, आपके फादर की लाइफ में कब इवेंट होगा, आपके बच्चों की लाइफ में कब इवेंट होगा, अपने चार्ट से कैसे देखें। क्लियर एवरीवन। कुछ योगास होते हैं, जैसे वैदिक के अंदर आपने बहुत से योग सुने होंगे, चंद्रमंगल योग, वीनस और मरकरी योग। कुछ अच्छे योग भी होते हैं, कुछ बुरे योग भी होते हैं। उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में कैसे पड़ेगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उसकी रेमेडीज क्या है। अगर योग तो है, हम तो अपने प्रारब्ध से जो हमको मिल गया, वो तो हमारा प्रारब्ध है ना, ईश्वर ने हमको जो दिया वो सब हमारा प्रारब्ध है, उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अभी अपने जीवन में कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, डाइवोर्स, सेपरेशन, डिले इन मैरिज, स्नैपशॉट मैरिज प्रोडक्शन की। आपको चार्ट देखा आपने और आपने बोल दिया इसकी मैरिज लाइफ में यही होगा, और मतलब यही होगा। आप अपने पार्टनर से कब मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, और किस मंथ आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, किस वीक जाके आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साल में 3-4 डेट आपको निकालना सिखा दूंगा कि इस डेट आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और ये बीसीपी का पार्ट होता है, वो आपको मैं सिखाऊंगा। जैसे कि आज मैं आपको एग्जांपल देके एक चीज समझाऊंगा कि बीसीपी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। उससे आगे हम बढ़ते हैं। डिसीजेस, क्रोनिक डिसीजेस क्या होती है, जैसे मंगल और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, स्कॉर्पियो साइन में शनि का एस्पेक्ट पड़ जाए तो पर्सन को कैंसर होने की संभावना हो जाती है, या पर्सन के नियर बाई लोगों को कैंसर होने की संभावना हो सकती है। शाहरुख खान के चार्ट में 4th हाउस के अंदर उसकी माँ को कैंसर से उसकी मृत्यु हुई। तो ये सब चीजें क्रोनिक डिसीजेस कैसे होती हैं, लिटिगेशन इशू, लीगल केसेस, लिटिगेशंस, एक्सीडेंट किस तरीके से हम निकालते हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सर आपने कैंसर के लिए क्या बताया था, कौन सा कॉम्बिनेशन? कैंसर के लिए तो बहुत साइन होते हैं, मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया है। हाँ, मार्स और बेसिक मरकरी भी। अगर स्कॉर्पियो साइन के अंदर हो और ठीक है। शनि की और दृष्टि कुछ? पड़ जाए। क्लियर। ठीक है सर। ठीक है। वैसे भी कैंसर के और ये आपका बुद्धादित्य योग भी कैंसर बनाता है, वो कब बनाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अच्छे से बताएंगे कोर्सेज के अंदर। देखिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भृगुनंदी नाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ इंडिया में जो केरला नाड़ी होती है, देव केरलम नाड़ी होती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके रेयर सूत्रास होते हैं जो आपके नौमास चार्ट में लगेंगे, आपके लग्न चार्ट में लगेंगे, और इवेंट को आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट करने में आपकी सहायता करेंगे। क्लियर एवरीवन। ट्रांजिट रूल होते हैं नाड़ी के, स्पेशली सीएस पटेल जी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। अगर नाड़ी के ग्रंथों पे सबसे ज्यादा काम किया है तो श्री सीएस पटेल जी ने काम किया है, राइट। गारंटेड प्रोडक्शन करने के लिए क्या ऐसे सूत्रास मैं आपको दूंगा जो 101% काम करते हैं। आग बंद करके अगर आप देख रहे हो तो बोल दो, कभी आपकी बात नहीं कटने वाली है। ऐसा ही होगा ही तो होगा। भृगु चक्र पद्धति, बेसिक बीसीपी का बेसिक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से बीसीपी काम करती है, ठीक है। प्रिडिक्शन, ईयरली प्रिडिक्शन में हमारी बीसीपी बहुत ज्यादा सहायता करती है, ठीक। एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए बीसीपी सहायता कर देती है। दशा, अभी मैं दशा के ऊपर आया ही नहीं हूँ, मैं आपको प्रिडिक्शन टेक्निक बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रिडिक्शन टेक्निक होती है। ट्रांजिट रूल से प्रिडिक्शन करते हैं कैसे करें, डबल ट्रांजिट थ्योरी, ट्रिपल ट्रांजिट थ्योरी, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। रियल
रेयर नाड़ी ट्रांजिट टेक्निक्स, ये क्या होती है? ये देव कीलम और चंद्रकला नाड़ी के सूत्रास हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भृगु नंदी ट्रांजिट, भृगु नंदी नाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल भृगु नंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बीएनएन अलग है और भृगु नंदी अलग है। क्लियर? स्नैपशॉट टाइमिंग ऑफ मैरिज, कैरियर, वेल्थ, ईयरली आउटकम। ईयरली आउटकम के लिए हम एक और टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड तिथि प्रवेश। तिथि प्रवेश में क्या होता है कि आपका उसके अकॉर्डिंग चार्ट बन जाता है साल भर का, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या इवेंट होगा इस साल, वो हम तिथि प्रवेश चार्ट से रीड कर सकते हैं, राइट? और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनके पास भी लैपटॉप होना, वो सभी लोग जगन्नाथ होरा डाउनलोड करके आइएगा। वो आपको बहुत कुछ बताने में हेल्प करेगा। कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत आसानी सब कुछ मिल जाएगा। चंद्रकला नाड़ी मैंने आपको बता दिया, मैरिज और वेल्थ वेल्थ निकालने के लिए कैसे सहायता देती है। नौमांश टेक्निक में हम लोग ट्रांजिट का यूज नौमांश के अंदर कैसे करें, नाड़ी की ज्योतिष की ये टेक्निक्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रिडिक्शन ऑफ मैरिज, मैरिजर इवेंट, हेल्थ, करियर, अगेन वही सब चीजें हैं। और अब जेम्स स्टोन्स की बात करते हैं। वैसे मैं जेम्स स्टोन्स खुद नहीं पहनता, बट मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज है। रत्नावली के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि जेम्स स्टोन किस तरीके से पहनने चाहिए। लोगों को लगता है कि जो हमारा प्लेनेट वीक है या फिर इनमी साइन में है या फिर हमारा लाइक अस्त अवस्था में है, अस्त अस्त कुछ होता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। या फिर वीक अवस्था में है, वीक मतलब डिग्री वाइज, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जो समाज में फैलाई गई एक अवधारणा है। आपको पता है जेमिनी ज्योतिष जो प्लेनेट्स हाईएस्ट डिग्री का होता है उसे आत्मा कारक बोलती है। आत्मा कारक मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आपको सब कुछ देगा। सेकंड हाईएस्ट डिग्री इज आमत्य कारक। तो ये हम कैसे बोल सकते हैं कि भैया प्लैनेट कमजोर है? ये जो है ना, प्लैनेट का कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट किया गया है कि ये नीलम पहन लीजिए, पुखराज पहन लीजिए। नीलम और पुखराज से नीचे कोई बात नहीं करता, हीरा पहन लीजिए, क्योंकि भाई प्रॉफिट होता है ना, इसी में तो प्रॉफिट है। तो इससे बाहर आइए। प्रिडिक्शन कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा, और क्या जेम्स स्टोन के टेक्निक्स होते हैं। इवन मैं ना 8th हाउस में बैठे प्लैनेट का भी जेम्स स्टोन पहना जा सकता है, ग्रंथ कहता है। वो कब पहना जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट? तिथि प्रवेश मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि तिथि प्रवेश से हमें क्या देखना है। डिविजनल चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, D1, D9, D10, D16, D24 और D60 चार्ट। स्पेशली हमारा फोकस इन सब के ऊपर तो रहेगा, D60 के ऊपर भी रहेगा। D60 चार्ट से हम लाइफ का कोई भी इवेंट देख सकते हैं, ऐसा BPHS के अंदर पराशर ऋषि कहते हैं, D60 चार्ट कैन ओवर रूल एनीथिंग। कोई भी इवेंट देखने के लिए D60 चार्ट का हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? बट वो टाइम सेंसिटिव चार्ट होता है। उस टाइम सेंसिटिव चार्ट होने के कारण आपको बीटीआर करना आना चाहिए कि अपने अप टू द मार्क आप पहुंच सको, सेकेंडों तक पहुंच सको। D60 चार्ट तब हम बहुत आसानी से देख पाते हैं। क्लियर एवरीवन? वही लर्न प्रिडिक्शन यूजिंग ओनली D60 चार्ट, D1 चार्ट की देखने की आवश्यकता नहीं है। D60 चार्ट से प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, D60 चार्ट में लगन लग्नेश, वीनस या जुपिटर, एक एग्जांपल बता रहा हूं, कुबेर आमशा के अंदर बैठा हुआ है, इसके डीटी कुबेर हैं, तो आप क्या प्रिडिक्शन दोगे भाई? उसको क्या करना है? लगन लग्नेश कुबेर आमशा के अंदर हो गया, फाइनेंशियली वेल साउंड हो जाएगा वो व्यक्ति का जीवन। क्लियर? और वीनस इज ए कारक ऑफ वाइफ, तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर मैरिज इसकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ना, वीनस बैठा हुआ कुबेर आमशा के अंदर। क्लियर? इस तरीके से जो उसके डेटीज होते हैं उसका हेल्प हम लेके प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। डिविजनल चार्ट के बारे में हम बताएंगे, किस प्रकार D9, D10, D16 इनके ऊपर क्या होता है, किस तरीके से इवेंट को रेक्टिफाई करें। आपकी लाइफ में जॉब किस दशा अंतर दशा में लगेगी, आपको कौन से करियर में जाना चाहिए, D10 से देखा जाता है। नौमांश आपकी मैरिज, हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, जैसे हमने सुनते चले आए हैं कि 1/7 एक्सेस में राहु केतु हो तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है, बट चल जाती है, देखा होगा, राइट? हमें ना वो आइडेंटिफिकेशन D9 से मिलता है। D9 का लग्न और 7th हाउस कितना भी स्ट्रांग है ना, अगर छठे घर का स्वामी 4th हाउस में जाके बैठ गया, डाइवोर्स करा देगा D9 चार्ट के अंदर। रीजन आप समझ रहे होगे, छठा घाव डाइवोर्स को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्यूट को रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस आपका मेंटल पीस है, मेंटल हैप्पीनेस है, और D9 का 4th हाउस मतलब मैरिज का हैप्पीनेस। क्लियर? तो ये सूत्रास किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन की जाती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विंशोत्तरी दशा, अब हम आए हैं दशा के ऊपर। अभी तक जो था ना, वो केवल बेसिक लग्न चार्ट को देख के प्रोडक्शन कैसे करना उसको हमने सीखा था।
अब हम आते हैं विंशोत्तरी दशा के ऊपर बात करेंगे कि दशा आपकी लाइफ में कैसे आपको हेल्प करती है, आपको रास्ता कैसे दिखाती है, इवेंट को आइडेंटिफाई कैसे करती है। इसके बाद बीटीआर सिखाऊंगा, D9, D10, D60 और D24 का टेक्निक तो आपको दे ही दिया। एक और भी टेक्निक्स है, वो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दशा आती है, कुछ लोगों ने हो सकता है सुन रखी हो, कुछ लोगों ने नहीं सुनी होगी। दैट इज काल चक्र दशा। काल चक्र दशा का वर्णन भगवान शिव ने मां पार्वती से किया है। मोस्ट एक्यूरेट दशा इज काल चक्र दशा, मोस्ट एक्यूरेट। बट इसके लिए आपका टाइम बहुत ज्यादा वेरीफाई होना चाहिए। काल चक्र दशा अगर आपने सीख ली, केवल और केवल काल केसीडी के ऊपर आपने कमांड करने के बाद ना, आप डे तक का इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट टाइम आपका एक्यूरेट होना चाहिए और केसीडी आपको आनी चाहिए। केसीडी बताती है कि आपकी लाइफ में मेजर इवेंट किस दिन घटने वाला है। मेजर इवेंट लाइक मैरिज, इस दिन जाके आपकी मैरिज हो जाएगी। मेजर इवेंट मतलब कुछ एक्सीडेंट या कुछ क्रिटिकल सिचुएशन केसीडी से क्लियर हो जाता है। राइट एवरीवन? चलो, चरदशा के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। चरदशा से मैरिज और करियर को कैसे प्रिडिक्ट करें। चरदशा जैमिनी ज्योतिष का पार्ट होती है। जैमिनी थोड़ा सा बेसिक आपको पढ़ाऊंगा, बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपको कोई फेक एडवाइस नहीं देना चाहता, बट जैमिनी इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि आप इवेंट को प्रिडिक्ट करना सीख जाओगे जैमिनी के थ्रू भी। चरदशा के बारे में बताऊंगा। राशि एक्टिवेशन टेक्निक। अब जैसे कि राशि एक्टिवेशन टेक्निक हमें कहाँ हेल्प करती है, कोई भी इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हेल्प करती है। दूसरा हमको हेल्प करती है कि अगर जैसे आपका जन्म संधि पे हो रहा है, ठीक, 29 डिग्री आपकी लगन है या फिर 0 डिग्री का लगन है, तो हमें डाउट होता है कि यार मेरा लगन ये वाला राशि है दूसरी राशि है, तो वहाँ राशि एक्टिवेशन टेक्निक हमें हेल्प करती है। और लाइफ में कोई इवेंट किस समय होगा उसके लिए भी राशि एक्टिवेशन टेक्निक हमें हेल्प करती है। प्लेनेट एक्टिवेशन टेक्निक मैं कल भी पढ़ाया था, फिर वो भी और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बाधक बाधकेश, आपको मैं बता दूं, हमारे पूर्व जन्म, हमारे इस जन्म लेने का कारण ही बाधक बाधकेश होता है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा का जो प्लेनेट है दैट इज कॉल्ड बाधक बाधकेश, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांस क्लासेस होती हैं। अगर लोग बहुत इजीली ले लेते हैं बाधक बाधकेश को, बट बाधक बाधकेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा। पुष्कर नौमांश क्या होता है, 64th नौमांशा क्या होता है, 22 दृष्टाना क्या होता है, भृगु बिंदु क्या होता है, बेसिक ऑफ भृगु सरल पद्धति एंड बीसीपी, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बोला ना, शनि से चौथा घर, बुध से पांचवा घर, चंद्रमा से तीसरा घर, ये जो ये जो टेक्निक्स है ना कि चंद्रमा से तीसरा घर हमेशा डैमेज या प्रॉब्लम्स रहने वाली है, मरकरी से पांचवें घर में प्रॉब्लम्स रहने वाली है, मरकरी से सातवें घर में 40 साल की एज में एक्टिवेट हो जाएगा, जुपिटर से आठवां घर 40 साल की एज में एक्टिवेट हो जाएगा। ये बीसीपी और बीएसपी का पार्ट है, ये मैं आपको क्लियर करूंगा, सिखाऊंगा। ये आपको मैंने बता दिया 64 एंड 22 डेस्काना की टेक्निक क्या है, बेसिक ऑफ जेमिनी नौमांश कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, रेमेडीज मेकिंग टेक्निक। अब रेमेडीज कैसे डिजाइन की जाए, हम लोग ना रेमेडीज को याद करने बैठ जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि चौथे घर में शनि बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है इंसान, या माँ की हेल्थ में दिक्कत होती है, रेमेडीज कैसे बनाओगे, चौथा घर माँ का स्थान है, राइट। शनि इज ए काल, तो काल वाली माँ कौन है, माँ काली की उपासना करना, ये बीपीएचएस में क्लियर कट लिखा हुआ है। तो इस तरीके से रेमेडीज बनाई जाती है। क्लियर। चंद्र राहु चंद्र केतु का कनेक्शन है, राइट। माइंड हमारा डाइवर्ट रहता है। केतु इस अध्यात्म होता है, चंद्रमा मतलब वाटर, आध्यात्मिक वाटर, गंगा जल से स्नान करना चंद्र केतु की रेमेडीज है। केतु इज ए कारक ऑफ नेचुरलिटी, आपका मन कहाँ अच्छा होगा, आप ट्रेवल करो भाई नेचर में जाके, आपका ना मन अच्छा हो जाएगा। तो रेमेडीज को कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, ये राहुल कौशिक जी की टेक्निक है, मैंने उनसे सीखा है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कर्मा अलाइनमेंट जो टेक्निक होती है ना, इसी तरीके से होती है कि प्लैनेट को और हाउसेस को मर्ज करके अपनी टेक्निक बना देना, अपनी रेमेडीज बना देना, राइट। बेसिक ऑफ प्रश्न कुंडली भी इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। मृत्यु भाग्य क्या होता है, तिथि प्रवेश, डबल ट्रांजिट थ्योरी, लोमस संहिता डिग्री मेथड। लोमस संहिता डिग्री मेथड क्या है कि कोई भी प्लेनेट आपके चार्ट में जिस डिग्री पे है, वो इवेंट उस साल आपके एक्टिवेट होगा, वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल, इतना रहने वाला है। लगभग लगभग 25 से 30 दिन की क्लास होंगी। और सर जो इसमें अगर बहुत सारा जो कंटेंट्स आपने दिया है और बहुत बढ़िया है आपका ये कोर्स, और एकदम डीपली आप सिखाने वाले हैं सारे स्टूडेंट को, बहुत बढ़िया। और मेरी अगर क्लासेस 30 दिन में पूरी नहीं होती तो मैं 40 दिन भी खींचने में संकोच नहीं करूंगा। ये सब जानते हैं, जो जो मुझसे पढ़ रखा हो तो जानता ही है। दूसरी चीज,
सेकेंड चीज, मेरी क्लासेस 1 घंटे की नहीं होती, 1 से 1.5 घंटे की होती है। उसके बाद जब तक आपके डाउट नहीं क्लियर होते तब तक मेरा मन को शांति नहीं मिलती क्लियर कट। मनीषा मैम कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज मनीषा मैम बोलिए। सर जो बिल्कुल बिगनर हैं, आपने जिस ढंग से बताया है, ये तो एक्चुअली बिल्कुल ऊपर से एक्चुअली जा रहा है। और आपको बताऊं मैम, आपको क्या आज था, वादा किया। आपको मैं बताऊं, कल शायद आपने मुझे पता नहीं ज्वाइन किया था कि नहीं ज्वाइन किया था। कल बहुत नहीं, मैंने बेसिक कल से नहीं किया सर, कल सॉरी। बेसिक से स्टार्ट कल हुई थी, मैंने 2 घंटे क्लास चली है। तो अगर कल आपने ज्वाइन किया होता ना तो आज की चीज समझ में आ रही होती। सर, पहली मुझे चीज, इसलिए डर लग रहा है। मैंने मैडम को वादा तो कर दिया कि मैं करूंगी, पर मुझे सुन के अगर डर आपने लग रहा मैडम को वादा कर दिया तो मैं आपको वादा करता हूँ कि सिखा के छोड़ दूंगा। है। थैंक यू सर, थैंक बस। यू। और ये ये ना बहुत। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आ चुके हैं, जो कई जगह से पढ़ के भी आए, और बहुत इस स्टूडेंट ऐसे आए थे जो बेसिक पे थे। बाकी नहीं देखो, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स दूंगा। पढ़ना और मेहनत करना वो आपके हाथ में है। नहीं, वो तो डेफिनेटली। बट मनीषा जी, बहुत आप मैंने आपको सर जो बोल रहे हैं ना कि वो एकदम डीपली, जिनको बेसिक भी नहीं पता है ना, उनको टोटल स्टार्टिंग से कराएंगे टिल एंड तक। आप जरा भी मैं टेंशन यहाँ मत तो लीजिए। मैम 22 से 25 दिन बोल रहा हूँ, 30 दिन बोल रहा हूँ। मैंने 9 दिन में ना ये सब पढ़ा के खत्म किया है कोर्सेज। थोड़े बहुत टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, डेफिनेटली 9 दिन में सब नहीं पढ़ा सकता, और बेसिक से ही पढ़ाया है विद इन 9 डेज। तो मैंने तो यहाँ फिर भी 30 दिन बोले हैं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे को और डीपली जाऊंगा तो टाइम लगेगा। यस मैम, भूमिका मैम बताइए प्लीज। सर वही मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है। सस्मिता माता वगैरह भी जानती, कल्पना मैम को भी मैंने कल मैसेज ड्रॉप किया था ओके ओके, कि एक मिनट आपको। कोर्स ज्वाइन करना है। हाँ सर, मैं आप स्क्रीन वो कीजिए तो मैं इनको शेयर करती हूँ। जी आप बता दीजिए, उसके आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक रह गए हैं और मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी को बिना पढ़ाए। सर एक मिनट, थोड़ा सा। तो मैं अपना ये बंद कर दे रहा हूँ, क्लोज। हाँ जी जी सर। ये जो कोर्स आ रहा है, कल हमारी बात हुई थी कि ना, कल ये 21,000 का कोर्स है। पर सर ने कल डिसाइड किया कि 7,979। सर दिख रहा है आपको ये? यस इट इज क्लियर। हाँ। और आज अगर आप लोग एनरोल करते हो, कल तो बहुत सारे जनों ने एनरोल किया हुआ है, और अगर आप लोग एनरोल करते हो तो 2,100 रुपये में 2100 पे आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और बाकी रिमेनिंग फीस आप 15 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर, जैसे आपको लगता है, 7,979 पे कीजिए। अगर मैं आपसे वो भी कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने डायरेक्ट 11 दिसंबर को आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको ये पेमेंट आपकी सीधे 21,000 हो जाएगी। माने आपको सिर्फ ये 2 दिन के अंदर आपको, जो है, आज देखो आज 6 तारीख है, आपको बीच में 3 दिन मिल रहे हैं, आप 3 दिन के अंदर इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं 7,979 में, और 2100 पे अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं सबके सब। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप सब लोग। हर हर महादेव। और अगर आपको बैंक डिटेल चाहिए तो दिस वन इज बैंक डिटेल्स। एक्सिस बैंक का है, और ये पूरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर यस, कुछ भी इसका। 2100 रुपीज विल बी लेस फ्रॉम 7,979। हो हाँ, जाएंगे। ये आप अपना इसका स्क्रीनशॉट, मैंने पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट लेके आप इस पे 9152921307 पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए। और आपको जो भी पेटीएम करना है, गूगल करना है, फोन पे करना है, 9152937303। आई एम रिपीटिंग, 9152937303। आप उस पर पेमेंट भेज सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके इस नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उस पर दीजिएगा। अगर आप बाद में अगर करते हैं तो फिर बाद में आपको 11 तारीख के को आपको 21,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा यस रह सर। गया था, मैं पढ़ा दूं।
जो सर ये प्रॉब्लम मतलब मंडे कुछ टू भी फ्राइडे डाउट है तो आप सर से क्लियर कर सकते हैं कि भाई क्या वो है। मंडे से फ्राइडे चलेगा और सैटरडे संडे हम लोग ऑफ रखेंगे, या प्रैक्टिस सेशन रख सकते हैं जैसा आप लोग चाहेंगे, अगर सब अवेलेबल होंगे तो वी विल डिस्कस प्रैक्टिस सेशन ऑन सैटरडे संडे। ये मेरा प्रॉमिस पहले से नहीं था, बट अगर आप लोग चाहोगे, आपका इंटरेस्ट होगा, तो सैटरडे संडे हम लोग प्रैक्टिस में कर लेंगे। उस दिन पढ़ाई नहीं और करेंगे। और एक मैम चीज, जैसे अभी टाइमिंग्स क्या रहेंगे? 11 को शुरू कर रहे हो सर, ये उस दिन थर्सडे है ना, 11 को थर्सडे आई थिंक तो। हाँ ठीक, आई थिंक सो थर्सडे है, राइट। तो इसको मंडे को नहीं कर सकते सर? 16 को नहीं शुरुआत कर सकते आप? अभी कमिंग मंडे को। नहीं 16, हाँ 16 दिसंबर से जो 11 वाला शुरू कर रहे हो वो बैच 16 आप से शुरू हो जाए। आपको सुनिए भाई साहब, आपको जो भी बात करनी है नीचे जो नंबर दिया है उस पर बात कीजिए, मैं आपको पूरा ठीक है डिटेल्स मैम। बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, अभी ओके मैम, क्लास ओके को मैम। डिस्टरबेंस हो और रही है। रिकॉर्डिंग रहेगी, अगर ओके यहाँ से कोई मैम, डाउट थैंक यू, रहता है थैंक तो यू। आप मेरे साथ ग्रुप में अटैच हो जाओगे, हाँ, और रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको रहेगी। 1 साल की सो रिकॉर्डिंग डोंट मिलेगी, वरी। सर्टिफिकेट मिलेगा इस पे। और आपको जो भी डाउट है क्लास के थ्रू भी हो सकता है, क्लास के विद इन में भी हो सकता है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारे को ये इशू हो रहा है, उस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। और कुछ भी अगर तकलीफ है तो टीम बैठी हुई है आपको सॉल्व करने के लिए। और सर भी बैठे हुए हैं, रौनक सर, माइंड ब्लोइंग वो पढ़ाते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। बेसिक से स्टार्ट होने वाला है। और बहुत कम प्राइस रखा है, 7979 का। तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। सर कंटिन्यू चलिए, कीजिए। चलिए। थोड़ा सा इवेंट प्रोडक्शन कैसे किए जाते हैं, आपको एक एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस व्यक्ति की जो शादी होने वाली है वो तय हो गई है, और अप्रैल में इसकी एंगेजमेंट हो गई है। वीनस की दशा है, वीनस अष्टम भाव पे बैठा हुआ है लग्न पत्रिका में। वीनस में इसकी शादी हो रही है, वीनस में केतु के अंतरा पे, ठीक है। केतु यहाँ दसम भाव पे बैठा हुआ है, राइट। अगर लगन पत्रिका से आप बात करोगे कि प्रिडिक्शन कैसे निकला, मैंने आपको अभी सिखाया था कि फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज का सुख, राइट। यस और नो? मैंने क्या बोला? फोर्थ हाउस सप्तम से चौथा होता है ना, मैरिज का सुख है, राइट। मैरिज का सुख कब मिलेगा? जब मैरिज होगी ना, राइट एवरीवन। और केतु इज सिटिंग इन 10th हाउस, मेरी बात समझिए। केतु इज सिटिंग इन 10th हाउस। मैरिज जब होगी तो मैरिज का सुख प्राप्त होगा। दूसरी चीज है, और एक टेक्निक और आपको बता देता हूं। फोर्थ हाउस इज D9 चार्ट। D9 चार्ट मैंने अभी आपको बताया था ना, मैरिज देखने के लिए प्रिडिक्ट हो किया जाता है, मैरिज के इवेंट देखने के लिए, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी इसको देखने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर D9 चार्ट में केतु शनि की राशि में बैठा हुआ है। केतु की एनर्जी शनि के ऊपर आई, क्लियर है। केतु की एनर्जी शनि के ऊपर आई, एनर्जी फ्लो देखिए। केतु शनि की राशि में बैठा हुआ है, शनि सप्तम भाव पे बैठा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली 7th हाउस ट्रिगर हो गया, राइट एवरीवन। 7th हाउस ट्रिगर हुआ, और शनि इस पत्रिका में यहाँ 7th हाउस में बैठा ही हुआ, और यहाँ पर भी 7th हाउस में बैठा हुआ है। यस और नो? यस। क्लियर हुआ यस सर। जो मैंने आपको बताया? यस। केतु कट करता है, कट देखिए, कट केतु कट करेगा, लेकिन केतु को आपको मैं बता दूं, केतु के दो कारकत्व होते हैं। केतु इज ए कारक ऑफ सीजर, एंड केतु इज ए कारक ऑफ थ्रेड, ठीक है। धागा और कैंची दोनों केतु हैं, ये चीज आपको नोट कर लेना चाहिए। केतु का कनेक्शन वीनस के ऊपर जाएगा, लोग कहेंगे मैरिज टूटेगी। इसी टाइम पे अगर कोई व्यक्ति मैरिज के लिए प्रयास कर रहा है, मेल स्पेशली मेल मैरिज के लिए प्रयास कर रहा है ना, तो उसको उसकी वाइफ से कनेक्शन कराएगा। यहां पर केतु जोड़ने का काम करता है। केतु उन चीजों को कट करता है जिससे हम परेशान होते चले आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ फाइनेंशियली दिक्कत मेरी लाइफ में चल रही है, राइट। केतु का गोचर वीनस के ऊपर चला गया, अब उसने क्या, कैंची कट किया और एक अटैच कर दिया धागे से वीनस के साथ। वीनस इज अ कारक ऑफ फाइनेंस। तो आपको समझना है कि किस टाइम पीरियड में कोई प्लेनेट किस तरीके से एक्ट करेगा। केतु, आपने अभी तक यही सुना था ना, केतु इज ए कारक ऑफ कट कट कट, केतु इज ए कारक ऑफ थ्रेड। हमारी जो जड़ें होती है ना, रूट्स, वो केतु हैं। लॉर्ड शिवा के जो जटाएं हैं वो केतु हैं। और अगर आपने किसी ने शिव पुराण पढ़ा है तो उसमें एक शब्द आता है कि शिवा की जटाएं कितनी लंबी हैं और इस समस्त संसार में फैली है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बिकॉज केतु जड़ें होती हैं, और जड़ें कितनी गहराई तक गई हैं कोई नहीं बता सकता, पेड़ की जड़, राइट एवरीवन। सेकेंड चीज, सेकेंड चीज,
केतु हमारे रूट्स है, हमारे संस्कार है। जिसका केतु स्ट्रांग है ना, उसके संस्कार स्ट्रांग है। बस आप दो तीन चीजें मैंने केतु ने बहुत बता दिया, आगे बढ़ते नहीं तो यही अटक जाएंगे केतु के ऊपर। केतु आदि अनंत है, ये भी याद रखिएगा। इसीलिए शनि और केतु का कॉम्बिनेशन मोक्ष योग बना देता है। शनि काल है और केतु आदि अनंत, मतलब शिव भक्ति से मोक्ष योग की तरफ इंसान बढ़ जाता है। नॉट डिस्कस वहां। और केतु ज्योतिष भी होता है। ओके, ठीक है, मैंने लिख रखा है ना, देखिए ये वही प्रोडक्शन के बारे में मैंने लिख रखा है। चलो जंप इनटू नेक्स्ट पॉइंट। चलो इस चार्ट में आते हैं। मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि शनि जहां पर अगर 4 8 12 में है, तो क्या शनि यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन के अंदर था। कर्क लगन के लिए शनि वृश्चिक राशि में बैठा है, और मकर राशि कहां पर आ गई, 7th हाउस। इसी व्यक्ति की बात कर रहा था, इसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है। मेरे पास बहुत चार्ट थे, मेरे को जो मिला उस समय मैंने आपको लगा दिया, लिखा भी है। शनि प्लेस्ड इन 4 8 12th राशि कैप्रिकॉन साइन विल बी डैमेज इन दिस चार्ट। शनि इज स्कॉर्पियो, मैरिज इज हेल। 10वां घर, 10वीं राशि 7th हाउस में पड़ रही है ना। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, यस और नो। जी सर। यस। और मनीषा मैम, आप टेंशन ना लीजिए, आपको भी क्लियर होगा, क्योंकि कल की आपने क्लास की नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट आ रहे होंगे। मैम आपको मैंने ना भेज दिया है कल की रिकॉर्डिंग, तो आप प्लीज उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। मैम आपने अच्छा मैं आपसे बात करती हूँ। ओके मैम, पहले क्लास चलने देते हैं। मैंने यस क्या बोला रौनक सर, था, कंटिन्यू प्लीज सर। या शनि और जुपिटर एक साथ बैठा हुआ है, एरिस साइन में डिस्टरबेंस आ जाएगा, हायर स्टडीज में डिस्टरबेंस आएगा। ठीक है। ये जो आपका ये क्या है, ये है हमारे वाइफ, और वाइफ के जो ब्रदर होंगे उनकी लाइफ में दिक्कत होगी, क्योंकि तीसरा घर क्या होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है। आपके सिबलिंग्स 3rd हाउस, तो आपकी वाइफ के सिबलिंग्स 9th हाउस से देखे जाएंगे। राइट एवरीवन। अगर मैं बोल यस। रहा हूँ एरी साइन ओके। डिस्टर्ब होगी, मतलब क्या, जो आपके साले साले है ना, साले साली साहिबा, उनकी लाइफ में डिस्टरबेंस आएगा, क्योंकि एरिस नंबर राशि 9th हाउस में पड़ रही है। यस और नो। फादर की लाइफ में भी उतार चढ़ाव आएंगे, उनकी हेल्थ में भी इंपैक्ट आ सकता है। यस और नो। यस। चलो, ऐसे हम प्रिडिक्शन करना सीख जाते हैं। जब हाँ, और एक चलो सूत्रा से ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्रा है। आरूढ़ लगना जेमिनी का एक सूत्र है, आपको मैं बता देता हूँ, आपको हेल्प करेगा। कोई बंदा आपके पास आता है, उसकी लाइफ रुकी हुई है, वो जानना चाह रहा है कि उसका भाग्योदय कब होगा। ये CS पटेल जी ने नाड़ी ग्रंथ से आरूढ़ लगना का सूत्र निकाल के डिकोड किया था। उसके अंदर क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपका ए नाइन 9th हाउस का आरूढ़ जिस हाउस में फॉल हो रहा है, सर्वाष्टक वर्ग के अंदर, उस हाउस के अंदर जितने बिंदु हैं, फिर सुनिएगा, आपका ए नाइन कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। ए नाइन निकालने की टेक्निक बता रहा हूं। 9th हाउस का स्वामी कहाँ चला गया, अपने से अष्टम स्थान पे। यस और नो। 3 4 सॉरी, अपने 5 सप्तम यस। स्थान पे गया। सप्तम 7th। स्थान पे गया। इसमें एक एक्सेप्शंस लग जाता है आपको, चलो बता दे रहा 7th हाउस है। में गया है। एक्सेप्शंस लग जाता है, अपने से सप्तम गया है। जब कोई प्लेनेट अपने स्थान से 7वें स्थान पे चला जाए, तो उसका आरूढ़ जहां प्लेनेट बैठा है उससे चौथे स्थान पे गिर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली लिखा होता है, आपको सब मिल जाएगा। ये ए नाइन लिखा है, दिख रहा है आपको ए नाइन। हम्म। क्लियर। मतलब कि ये जो छठा घर है, यहाँ पर बिंदु कितने हैं, 26। 26। सर्वाष्टक वर्ग में 26 बिंदु आ रहे हैं, दिख गए। 26 जी है। सर। इस व्यक्ति का जो भाग्योदय हुआ एट द एज ऑफ 26। क्लियर एवरीवन। मैंने क्या समझाया, आपका यस। ए नाइन पदा जहां पर गिरेगा सर्वाष्टक वर्ग के अंदर, उस हाउस में जितने बिंदु होंगे, आपका भाग्योदय उस साल जाके होगा, या फिर उस साल के बाद आप बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे, यदि आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर है, यस और नो। यस। अगर आपका सर एक बार ए, दोबारा आवाज नहीं आ रही प्लीज, एक बार प्लीज, दोबारा रिपीट करें प्लीज। रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं आप, सर एक रिपीट कर दें। सर रिपीट कर दीजिए ओके, मैं प्लीज। रिपीट कर रहा हूं। नहीं मैंने ये प्लीज। बोला कि 9th हाउस का पदा, जिसे हम आरूढ़, 9th हाउस का आरूढ़ कहते हैं, वो जहां पर भी गिरेगा, पदा मतलब उस हाउस की ओरिजिनल एनर्जी शो करती है।
आप ये समझ लीजिए, पदा मतलब उस हाउस की ओरिजिनल एनर्जी। वो जहां पर भी रहेगा उस हाउस के अंदर, जितने भी सर्वाष्टक वर्ग के अंदर, ये मैम आप ये हटाइए ना, आपका शायद स्क्रीन चल रहा है, ये निशान आ रहे हैं यहाँ पर। ये कौन कर रहा है? चलिए पढ़ने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए, नाइन्थ हाउस का पदा यहाँ पर फॉल कर रहा है सिक्स हाउस में, A9 लिखा है, ये देखिए क्लियर कट, राइट। अब सर्वाष्टक वर्ग के अंदर छठे घर में कितने बिंदु हैं? 26 बिंदु हैं। तो इस व्यक्ति का भाग्योदय या किस लाइफ के बाद, किस एज के बाद ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रोथ करेगा? एट द एज ऑफ 26। क्लियर एवरीवन? यस और नो? क्लियर हो गया जिसको यस डाउट था? बिल्कुल जी सर। चलिए, ये क्या पता हो रहा नहीं है यार, सर। क्यों कर रहा है? चलो, इस टॉपिक में क्या लिखा है? अब देखिए, सर जुपिटर सॉफ्टवेयर का में लिखा हुआ रहता गोचर, है सर। प्लीज ये जो भी कर रहा है इसको रेज कर दीजिए, इरेज कर दो, मैं बता नहीं पाऊंगा। जुपिटर का ट्रांजिट, देखिए आपके चार्ट में ना कहीं पर ये बीबी लिखा होगा, ये भृगु बिंदु जिसे कहते हैं, ठीक है। जुपिटर का ट्रांजिट जब भी भृगु बिंदु के ऊपर आएगा, लाइफ में ग्रोथ देता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। जुपिटर का गोचर जब भी भृगु बिंदु के ऊपर आएगा, ये नेटल चार्ट है और ये ट्रांजिट चार्ट है। क्लियर है? इस चार्ट में जुपिटर देखिए कहां पर आ रहा है, मिथुन राशि पे आ रहा है। मिथुन राशि के ऊपर जुपिटर का गोचर चल रहा है, यस और नो? यस सर। इस व्यक्ति की लाइफ में जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है जब जुपिटर का गोचर मिथुन राशि में आया था, क्योंकि यहाँ पर भृगु बिंदु है। भृगु बिंदु मतलब भाग्य का पॉइंट है। ये तो मैं आपको कुछ सूत्रास अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके प्रिडिक्शन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे अगर आप इनको समझ के याद कर लोगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट है शायद हमारा ये, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने के बाद हमारी क्लास क्लोज हो जाएगी। ओके, चलो। सर कभी कभी जगन्नाथ हम में लोग रेडी मिलते हैं आपको सर। चंद्रकला नाड़ी का सूत्र बता दे रहे हैं। किसी को भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज हैंड रेज करके कीजिएगा। सर, सर कहाँ गए? किसी को कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये है। शायद सर का, देखिए मैं सर से बात करके देखती हूँ क्या हुआ प्रॉब्लम। लोग के लिए जुपिटर तो 12वें घर में जाएगा ना, राइट एवरीवन? सिंह लगन वालों के लिए तो जुपिटर 12वें घर में जाएगा। उस समय फाइनेंस लाभ कैसे होगा? फाइनेंस लाभ होगा अगर मरकरी आपके नौमांश में कर्क राशि में बैठा हुआ है और आपका सिंह लगन है, तो जुपिटर का गोचर कर्क राशि में ट्रांजिट होने के बाद आपको फाइनेंशियल ग्रोथ देगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, उसमें यही पॉइंट लिखा हुआ था। वो बस एक चार्ट बना हुआ था, मेरे पास चार्ट अब है नहीं, मेरे लैपटॉप क्लोज हो चुका है। तो बाकी अभी हमारी यात्रा हमारी यहीं तक है, और बाकी किसी का कोई डाउट हो तो डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं और इस विषय पे चर्चा कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो बताइए। जिसको भी कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है या कुछ सर के लिए बोलना है तो वो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको पिन आउट करूँ। मंजू जी। सर ये बीबी जी और मंजू। A9 वगैरह सब ये रेडी सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ रहता है सर। हाँ, सब लिखा हो जाता है सर, सब कुछ मिल जाता है हमें। सर कैमरा आपका वो है, उल्टा हो रहा है। जी बताइए। अगर किसी का डाउट है तो मैम सेशन को यस यस सर क्लोज कीजिए, सेशन को सॉफ्टवेयर क्लोज कौन कर सा दो। है सर? सॉफ्टवेयर कौन सा मैम? सॉफ्टवेयर कौन सा डाउनलोड करें? मैम जगन्नाथ होरा, आप गूगल पे करेंगे ना लैपटॉप के अंदर, जगन्नाथ होरा का लेटेस्ट वर्जन जो पड़ा होगा वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सर फोन जगन्नाथ में होरा, नहीं मैं होगा? लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी। सर फोन में नहीं मैम आपको होगा? फोन के लिए आप सप्तऋषि ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। जी मंजू जी सप्तऋषि बोलिए। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ऐप या फिर ज्योतिष ऐप, ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं फोन के लिए। जय महाकाल सर। जय श्री महाकाल, बताइए। सर मैं एक्चुअली लाल किताब मैंने सीखा हुआ है, अब मेरे गुरु जी हैं वीरेंद्र बडोला जी से। तो हम्म। लाल किताब में ये राशियां नहीं देखी जाती हैं।
तो जी। अगर हम ये वाला जो हम आपका वाला सीखते हैं तो इसमें तो ये सारी प्रिडिक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि प्रिडिक्शन सेम होती है, प्रिडिक्शन सेम होती है, बस पकड़ना आना चाहिए। प्रिडिक्शन, कोई भी प्रिडिक्शन डिफरेंट नहीं जाती है, कोई भी एस्ट्रोलॉजी सेम तरीके से किसी प्लैनेट को तरफ बताती है। अब जैसे कि लाल किताब में क्या बोलते हैं, एग्जांपल के लिए बता दूं, शायद आप कल के सेशन में नहीं थे आप मैम? नहीं, मैं थी कल के समय थोड़ा सा अब आप अस्वस्थ हूँ वो अब आप कैमरा। समझिए कि मैं बोलता हूँ गुरु कैंसर राशि में 10वें घर में बैठा हुआ है, हम्म, ठीक है। लाल किताब के अनुसार 10वें घर में मकर राशि आ गई, हाँ और आपकी मकर। लग्न पत्रिका में गुरु 10वें घर में कैंसर राशि में बैठा हुआ है। हम्म, अब गुरु यहाँ क्या डिस्टर्ब करेगा? कॉन्ट्रडिक्शन की बात होगी ना, एक तरफ नीच का है और एक तरफ उच्च का है। उच्च यहाँ हाँ। पर डाइजेशन का इश्यूज और पेट रिलेटेड समस्या पैदा कर देगा, लेकिन गुरु दसम भाव कर्म स्थान में बैठा हुआ ऐसा इंसान टीचिंग की फील्ड में या फिर ज्योतिष में अच्छा काम करने वाला होगा। इवन के एन राव सर जो इस सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर है, उनका गुरु दसम भाव में कैंसर साइन में बैठा हुआ है। समझ गए? आपका प्रोडक्शन कैसे करना है, दोनों को मर्ज करना आना चाहिए। मैं आपको मर्जिंग सिखाऊंगा कैसे ब्लैंक चार्ट और हमारा जो काल पुरुष का चार्ट है और हम्म, हमारा जो नॉर्मल चार्ट है उसको मर्ज करके हम कैसे प्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं तुला लग्न के लिए शनि लगन पे बैठ गया, हम इससे उच्च का बोलेंगे। हाँ बट जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि काल पुरुष में मंगल और सूर्य की एनर्जी फर्स्ट हाउस के अंदर काम कर रही है। क्लियर? तो क्या शनि उच्च का तुला लग्न में अपना रिजल्ट दिखा पाएगा? नहीं दिखाएगा ना, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट फिर भी बेटर रहेगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से चीजों को मर्ज करते हैं हम। तो दोनों में कोई मतलब वो नहीं है जैसे, क्योंकि लाल किताब की थोड़ी रेमेडीज अलग होती हैं और वैदिक का मेरे लिए ये पहला है। वैदिक का मैंने फर्स्ट टाइम ये देखिए, देखा है। अगर आप कोई अच्छे सिखाने वाला मिल जाए ना तो हाँ। हर एक ज्योतिष विद्या, अब आपको मैं बीसीपी जो टेक्निक होती है ना और बीएसपी हम्म, टेक्निक होती है वो हम्म, वैदिक से बिल्कुल अलग है। बट उससे भी ना वही प्रोडक्शन निकल के आएगा जो वैदिक से निकल के आएगा। जैमिनी एस्ट्रोलॉजी वैदिक से बिल्कुल अलग है, बट उससे भी वही प्रोडक्शन निकल के आएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें क्या कहते हैं, कान पकड़ने के डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, कोई ऐसे पकड़ ले, जैसे कोई पकड़ ऐसे पकड़ ले, कोई ऐसे पकड़ ले, हाँ। बट कान तो हाथ में आना चाहिए ना। तो वही हम्म, है, प्रोडक्शन हमारा हाथ में आना चाहिए। डिफरेंट लाइक मेथड कुछ भी हो सकता है। ये थोड़ा टफ लगा लाल किताब के अकॉर्डिंग। लाल किताब एकदम एक्चुअली इजी मैंने है। टफ पढ़ाया है, मैंने एडवांस सूत्रा शेयर किए थे, कुछ लोग थे हम्म, जिनको काफी ज्यादा नॉलेज है यहाँ पर वैदिक की, हाँ और तो वैदिक उनके हमारे लिए नया है। हाँ लाल जी। किताब बहुत इजी लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वीरेंद्र बड़ोला जी ने बहुत जी अच्छे से सर, हमें ये हमारे पढ़ाया ही है। प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं हम्म। वीरेंद्र और बड़ोला बहुत जी। अच्छे से सर हाँ, ने पढ़ाया तो बहुत अच्छे अच्छे से से। समझ में आया। ठीक है डोंट सर। वरी ये मैम, दोनों अभी तो मेरे पास डिफरेंट टाइम। चीजें हैं। और हाँ दोनों आंसर तो डिफरेंट है। मंजू जी, आंसर तो आपको वही मिलने वाला है। पर हम्म। लाल किताब आपको ये नहीं बताएगी कि पर्टिकुलर टाइम पे आपको इतने बजे हाँ ये जाके है, तो हाँ ये हाँ हाँ। आपको इस पे ये थोड़ा मिलेगी। ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड भी है, पर समझने के लिए बहुत हाँ। अच्छा है। और सर का जो मेहनत तो पढ़ाने का करना तरीका पड़ेगा है, थोड़ा सा। यस। नहीं आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल जो हमारे सर ने पढ़ाया था। फर्स्ट टाइम उनका देखा था और उनका फिर हमने क्लास ज्वाइन कर लिया था। धन्यवाद, आपका भी थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा, बहुत अच्छे से पढ़ाया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। थैंक। ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ना? यस यस, हाँ जी, यूट्यूब पे मिल हाँ जी, जाएगी हाँ आपको, और मैं लिंक है ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी जी। हेलो सर। जी अस्मिता जी बोलिए। हेलो हम्म, सर। हाँ, मेरे नमस्ते सर। पास दृक पंचक डाउनलोडेड है, वो हाँ हाँ, चलेगा? दिक पंचांग, ज्योतिष आप कर लीजिएगा। दिक पंचांग में यूजली हम लोग जैसे प्रश्नावली में सिखाऊंगा, दुर्गा प्रश्नावली से भी इंसान के प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, तो वो दिक पंचांग वहां पर आपको हेल्प करेगा। बट ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर फोन में यूज कर रहे हैं। ओके, बस। थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम। ओके। जय श्री महाकाल मैम एंड सर जय श्री दोनों आपको। महाकाल। जय श्री महाकाल मैम, कैसे हो? बस बढ़िया। मैंने अभी आपको मैसेज डाला, आई जस्ट मिस द लिंक एंड मैंने अभी ज्वाइन किया सर, काफी लेट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ओटी। सर मैम बस आपसे एक इल्तजा थी, क्योंकि हम तो आपके किसी ग्रुप में नहीं, तो हमें भी प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर दे दीजिएगा। आप है ना, आई विल बिल्ड। ये मैं आपको फिर से शेयरिंग कर देती हूँ, या उसमें अभी शेयर कर देती हूँ। वो उस आप नंबर ग्रुप। पे आप है ना वापस से फोन कर लीजिए, मैं आपको अच्छा लिंक ठीक है, आपके पर्सनली शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। आप अपने इसमें चैट में अपना नंबर डाल दीजिएगा, यस यस यस, अभी so डाल I'll दूंगी। just copy and paste it somewhere. या And it was really nice, ma'am, connecting to your platform. थैंक यू And सो you are a मच। very nice and generous person. सर को तो मैंने कल बोला ही था। सर को तो क्या ऐसा लगता है मुझे, वैसे मुझे जाने हुए उनको मुश्किल से 15 दिन 12 दिन हुए होंगे, लेकिन यस उनसे देख के कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो नए हैं, या मतलब उनसे बिल्कुल ऐसा कोई
प्रॉब्लम नहीं होती संवाद में या जानने में। सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना कि जैसे एक बार, दो बार, तीन बार आपने कोई चीज नहीं समझ में आई, और होता है क्योंकि जब ज्योतिष में कुछ चीजें क्लिष्ट होती हैं, कुछ चीजें किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, हर एक की अपनी अपनी यात्रा का दौर है। जी तो कई बार, और टीचर तो भाई बहुत ही मतलब वो अपना एक फिनिश्ड वो होता है, तो वो कई बार इम्पेशंस हो जाती है, बट आई हैव नेवर सीन एन इम्पेशंस इन हिम। नहीं तो नहीं ये बहुत बड़ी चीज है मैम। यस, और मैंने भी एक इनको अपने छोटे भाई के जैसे ही समझा है। बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं ये, बहुत एकदम डीपली, बहुत अच्छी तरीके से। मतलब हम लोग के जो ग्रुप है मैम, उसमें हम लोग भी ज्यादातर बड़े ही सब, मैम सर से काफी बड़े लोग थे, और अपनी अपनी तरीके से अपनी कि नहीं आप ऐसा कभी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, बट ही इज सच एन ओपन माइंडेड पर्सन यस that यस he never mistook anything and he took a note of it. So there is no doubt, and I think आज तो सबने, क्योंकि कल का जिन्होंने सुना ही होगा और हम लोगों ने बोला ही था सर के लिए, so it would be a journey and I wish कि मतलब यही है कि मैं काफी जगह कर चुकी हूँ, मे बी I'll think over, but then I would wish to connect with your platform. मुझे अच्छा लगेगा। ओके। और आपका भी मैडम मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, थैंक यू सो so मच। really nice meeting with you। अब अपना मैम सेम नंबर हियर, आप डाल सेम हियर। दीजिएगा। यस, अभी डाल या देते हैं। थैंक यू मैम। आप इसमें मैडम स्टार विजन का था लिंक चैट में डाल दो, वी विल ज्वाइन द ग्रुप। यस या यस, ओके ओके, या अभी कर देते हैं। we can join that YouTube link only, that we can do। जी मैम। आपको ये कहाँ से मने मिला है? अभी कौन बोल रहा था? हाँ, किसी उसी से लिंक से यहीं से मिला था। आप वो भेज दो मुझे, तो किसी से मिला था, ओके। वरिंदर जी से मिला था मुझे। हाँ, कल्पना आप भेज जी, दो। नमस्कार जी। कल्पना जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर, जस्ट। कल्पना जी, सर एक मिनट, एक मिनट, मैं वही जस्ट देख रही हूँ। स्टार विजन का ग्रुप। ओके जी सर, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? हैंग हो गया क्या? नहीं नहीं, वो चालू है मैम, आप बताइए। ओके। अगर किसी क्वेश्चन है तो हाँ आप चैट में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप अगर है। मैडम लिंक नहीं आया आपका, हाँ हाँ, मैं भेज रही हूँ, ग्रुप का लिंक चैट में नहीं आया, मैं भेज देती हूँ। उसका मैं इंतजार कर रहा था। ओके ओके, ये नंबर आप लिख लीजिए एक मिनट। नाइन वन फाइव टू, लिख लीजिए एक बार। एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट। यस यस यस, सेव। हाँ जी, बताइए। 9152 करेक्ट। 921 ओके 307। ओके करेक्ट। आप उस पर ना फोन कर लीजिए या मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगी, ठीक है? करेक्ट। ओके जी, और किसी को कुछ क्वेश्चन करना है सर से? नो मैम, थैंक यू। ओके, चलो एक सभी को मिनट, राधे एक राधे। मिनट, एक मिनट। जी 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 तो ये आपने अभी ये जो बताया था मात्र कारक इसमें D24 में बर्थ आप रेक्टिफिकेशन हैंड के रेज लिए, कीजिए, कौन बोल रहा है? मैं शिव कुमार बस्सी नहीं बोल रहा नहीं, हूँ। आप हाँ हैंड रेज कीजिए। ओके ओके, हाँ जी, तो मैं हाँ जी। तो इसमें आपने बताया था जो D24 में, तो जी हम इसमें राशि देखेंगे और राशि से या फिर जी और D5 में D24 के D5 में जो राशि लॉर्ड बैठा है उसकी क्या, अगर वो राशि नहीं मिल रही तो उसका जो मातृ कारक है, अगर उसकी दृष्टि भी पराश्री एग्जैक्टली, दृष्टि आपने बिल्कुल बताया, अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। 5 पे पड़ेगी तो भी वो ठीक माना जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक माना जाएगा। इट विल बी आल्सो प्रिज्यूम्ड, मतलब या करेक्ट। मतलब फिफ्थ हाउस से किसी प्रकार भी वो कनेक्टेड हो, या फिफ्थ का लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या फिफ्थ हाउस को दृष्टि दे दे, या पांचवें घर में उसकी राशि पड़ जाए मातृ कारक की। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे,
फॉर एग्जाम्पल तीनों अपनी जगह मेरे तीनों अपनी जगह मेरे वैलिड है। बेटे का मेरे बेटे का 9/52 और 9/55 का है, हम्म सपोज वो उसका बर्थ है, तो हम्म उसका मात्र कारक फॉर एग्जाम्पल बना मंगल। हम्म तो अगर हम इसमें D24 में देखते हैं तो उसकी एक तो 9/55 पे मंगल की राशि बन जाती है, जी करेक्ट, फिफ्थ जी हाउस में। जी अगर हम 9/52 पे देखते हैं तो राशि बनती है शुक्र की, जी वो शुक्र मंगल के साथ बैठा हुआ है तीसरे घर में। जी तो हम अभी 9/55 को करेक्ट मानेंगे या 9/52 को मानेंगे? उसके लिए D9 में BTR का यूज कैसे करते हैं वो मैंने D9 की टेक्निक बताई थी। ये मैंने शॉर्ट शॉर्ट टेक्निक्स बता दी हैं, D9 D10 और D24। इनको जब आप मर्ज करोगे तो एग्जैक्ट टाइम आपके पास आ जाएगा। अच्छा, D9 में जो आप ये बता रहे हो कि इवेंट्स को हम एक्टिवेशन करेंगे, मतलब जो जैसे आपका चंद्रमा से आपने बताया कि हाँ वी जी विल हाँ जी। एनालाइज और दीज इवेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट, ओके। और उसमें एक प्राण पता लगना भी होता है D9 के अंदर। वो प्राण पता लगना का हम वो सेकंड्स निकालने के लिए हमें हेल्प करता है, किस तरीके से सेकंड तक पहुंचे हाँ, उसके बारे में। वो तो हाँ लंबा प्रोसीजर है प्राण पदा का जी तो। जी हाँ प्राण पदा को तो थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर आता है, वो भी हाँ है, हाँ मतलब चल के कैलकुलेशन लंबी है उसकी थोड़ी। जी हाँ जी, जी करेक्ट। जी सर। एनीबडी हैव एनी डाउट? अगर है तो आप प्लीज सर यू कैन यू टेक अबाउट डिटेल्स फॉर द BTR एग्जांपल। मैं मीनाक्षी में मैंने BTR के लिए अभी जो बताया था ना, किस तरीके से मैंने एक चार्ट को BTR किया था, क्या उसमें हमने यूज किया, किस तरीके के रूल्स लगाए थे। सर वो हम मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि ना वो मतलब फॉर बिगनर्स देखिए बिल्कुल। BTR के लिए आपको मैं बिगिनर्स के लिए आपको आपने कल की क्लास की थी मीनाक्षी में। हाँ सर, की थी, बिल्कुल की थी देखिए सर। BTR में क्या क्योंकि होता है। इतने सारे चार्ट्स है ना, ये हमें आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। बहुत चार्ट बता आपको दिया आपने, आपको 30 नौमांश चार्ट 60। पता है मैम? नौमांश चार्ट पता है? नहीं, वही मैंने पूछा था ना, वो चलो, आपने आज आपको बताया। पता है ये अगर जैसे नौमांश चार्ट क्या होता है, डिविजनल चार्ट का, जहां पर D9 लिखा होता है, दिस इज कॉल्ड नौमांश चार्ट, ठीक है। बट सर वो नॉर्मल एप्स में आता है नजर। ये सब में आता है, सब कोई भी फोन का ऐप यूज करोगे नौमांश चार्ट तो 100% मिलेगा। प्रोडक्शन में बहुत यूज होता है, ठीक है। ठीक है अब सर। मैंने एक टेबल आपको दिखाई थी इसी सेमिनार के अंदर, जो जहां पर एरिस राशि से 16 साल की थी, ठीक हम्म। है, वृषभ राशि आपका 17 साल की थी, राइट। उनकी ठीक है सर। एक्टिवेशन थी। अब नौमांश चार्ट में चंद्रमा जहां पर जिस हाउस में बैठा है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर मैंने बोला 12वां घर क्या था, लॉस। हम्म जब चंद्रमा नौमांश राशि, जब भी चंद्रमा की नौमांश राशि एक्टिवेट होगी तो हमारा लॉस होगा ना, हम्म सिंपल। तो हम्म बस वही उसी तरीके से अगर हमारा चंद्रमा वहां पर बैठा हुआ है तो मतलब हमारा टाइम वेरीफाई है। 2 4 5 मिनट में चंद्रमा आगे पीछे होगा तो उसको हम वेरीफाई कर लेंगे, चंद्रमा किस हाउस के इस साल रिजल्ट दे रहा था। एक एक बनाओ ऐसे मैं तो। थोड़ा सा जी, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ एरिस राशि का चंद्रमा है, 16वें साल में 5वें घर में बैठा हुआ है। और 16 साल में जो टीन एज के अंदर 5वें घर के अंदर क्या होगा, या तो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा या तो लव अफेयर में पड़ा होगा, राइट एवरीवन। तो हम्म आपको कंफर्म करना है कि 16 साल की लाइफ, 16 साल के आसपास आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे क्या, लव अफेयर से पढ़े थे क्या, आपको समझ में आ जाएगा। और सर अगर चंद्रमा हुए ही 12वीं राशि में। राशि आपके चार्ट में कहाँ पर पड़ रही है, 12वीं राशि जैसे नौमांश में 7वें घर 12वीं में। राशि या 7वें तो वो घर में। 7वें घर में होगा या छठे घर में होगा। दो हाँ, घर या है। तो 8वें घर में होगा, ये 3 हाउसेस के अंदर होगा। अब हाँ। मीन राशि किस समय एक्टिवेट होती है वो चार्ट से आप देख लो, उस टाइम पीरियड में आप कंफर्म करो भैया इस एज में आपकी लाइफ में क्या इवेंट हुआ था, अच्छा। राइट। ठीक है तब सर। हम उसी को टाइम आगे पीछे करके उसको सेट कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक। मोस्ट वेलकम। हेलो सर। हाँ जी, नमस्ते जी, मैम बताइए। हाँ सर, ये चार्ट जो D9 वगैरह ये डाउनलोड हो जाते हैं इससे? ये ऑलरेडी ऐप में होते हैं मैम, ऐप में सब कुछ होता है, D9 भी होता है, D10 भी होता है, कोई इशू नहीं लेना। कौन सा ऐप जो अभी ज्योतिष वाला बोला आपने? ज्योतिष ऐप करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी में आ जाएगा सारा? हाँ, सब कुछ आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। किसी और को की डाउट है या फिर क्लोज किया जाए मीटिंग? कल्पना मैम, कहाँ गए आप?
चलिए आ, अनिल प्रणाम जी सर। कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, बताइए हेमंत सर, नमस्ते। जी मैं ये पूछना चाह रहा था, सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में इंटरनेट का भी दिक्कत था, और हाँ कोई हेमंत जी दिक्कत बोलिए। ये हमारे इस कोर्स में लाइक एक पर्सनल शास्त्र या होरा जो होता है वो भी कुछ कवर प्रश्नशास्त्र होएगा का सर? मैं आपको जिक्र बताऊंगा किस तरीके से प्रश्नशास्त्र काम करता है। आप केवल यस नो तक ही सीखे होंगे, प्रश्नशास्त्र केवल यस नो के लिए बच जानते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। प्रश्नशास्त्र, जैसे हम लोग 10-15 लोग बैठे हुए हैं, राइट? तो प्रश्नशास्त्र ये बता देता है कि इस समय हमारे जीवन में क्या चल रहा है, यस नो पे नहीं, हमारे जीवन में चल क्या रहा है। जैसे कि अगर 8th हाउस ट्रिगर है तो कहीं ना कहीं जुपिटर का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन 3rd हाउस, 4th कैंसर साइन में तो ऑलरेडी आज मिथुन राशि में चल रहा है। जिससे जुपिटर मिथुन राशि में चल रहा है, देखिए मिथुन राशि किस चीज की होती है? कम्युनिकेशन की, ठीक है। जुपिटर इज द कारक ऑफ ज्योतिष। जुपिटर का गोचर मिथुन राशि में बता रहा ना, हमारी ज्योतिषी चर्चा चल रही है। जुपिटर इज द कारक ऑफ ज्योतिष, जी जी। मिथुन राशि, कम्युनिकेशन। तो प्रश्न शास्त्र के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप प्रश्न चार्ट खोलो तो आप ये बता दोगे कि इसकी लाइफ में अगर कोई चीज इसको नहीं मिल रही है तो इसके जीवन, इस जन्म के कर्म है या पूर्व जन्म के कर्म है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ज्यादा प्रश्नशास्त्र में पूरा डीप तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी प्रश्नशास्त्र सबसे ज्यादा एडवांस टॉपिक होता है और 40 से 50 क्लासेस लेता है, मैं ऑनेस्ट बताऊं, अगर सिखाने वाला व्यक्ति हो तो। ठीक है, बट हाँ मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि प्रश्नशास्त्र किस तरीके से हो रहा, कहाँ जा रहा है, चंद्रमा कहाँ जा रहा है, और लग्नेश कहाँ जा रहा है। इंसान के मन में वही प्रश्न हो सकता है, आंसर यस होगा कि नो होगा। बेसिक बेसिक प्रश्नशास्त्र के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, श्योर श्योर। ये कवर होगा इसमें कुछ ना हाँ कुछ जी तो? बिल्कुल, मैंने लिखा था ना आपको बेसिक ऑफ प्रश्न। जी जी, मैं वही था, थोड़ा सा वो इलोबरेट नहीं हुआ तो इसलिए मैंने आपसे जी जी, धन्यवाद। सर ये बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे ना, स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल जीरो से। जीरो से मेरे ऊपर भी सिखाएंगे? जीरो हो जाते आपको हैं। जीरो से हीरो बनाने का काम सर का है। यस मैम। मेरे को थोड़ा सा इशू यही है, थोड़ा सा मेरा को ऑनलाइन नहीं आता करना, ये तो मेरे को बैंक का होगा तो मैं आपसे कॉल करूंगी। आज यस कल तो संडे हो जाएगा, संडे बैंक बंद होगा, हाँ मैं कॉल पे बात करूंगी आपसे, ठीक है ओके मैम? ओके। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है सर ये आपका हर चीज का एस्ट्रोलॉजी लिस्ट सॉल्यूशन में कर है देंगे। सप्तऋषि है। जी ठीक। हैंड रेस कीजिए, कौन बोल रहा है? सर मनीषा बंसल मैम। ओहो हाँ सर जी, सप्तऋषि एकेडमी है सप्तऋषि। सर सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजर लिस्ट में एस्ट्रोलॉजी, है सप्तऋषि, वो सप्तऋषि डाउनलोड। आप सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ऐप आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ज्योतिष ऐप कर लीजिए। सर अच्छा सर ठीक मनीषा है, जी आपका ओके हैंग थैंक हो यू रहा सर। है, फोन है ना आपका हैंग हो रहा है, शायद नेटवर्क की कुछ इशू है। जी 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 जी। गुरुजी एक क्वेश्चन है मेरा, ये हाँ मैम जी हमारी जो क्लास अभी चल रही है हाँ, ये क्लैश तो नहीं होगा नहीं इनके नहीं साथ, क्लैश क्योंकि नहीं हम तो होगा, इवनिंग क्योंकि की देखो क्लास में हैं। जैसे जैसे उस बैच में भी हुआ था कि भाई हमारे के पास में स्टूडेंट थे तो भाई जिनको दोपहर में करना था, किसी को शाम को करना था, तो फिर हमारे स्टूडेंट ज्यादा थे तो उसके हिसाब से हमने बैच को डिवाइडेड कर दिया। वैसे ही सेम है, हम देखेंगे उसमें ग्रुप में टाइम डालेंगे, शेड्यूल एक ऐसा हम चूज कर है लेंगे ना, कि अगर फिर डाल मैम को देंगे, भी चल देंगे तो भी पोल कर क्लैशेस लेंगे नहीं है, नो कि किस प्रॉब्लम। हिसाब से सूट कर रहा है। बेसिकली हमारा क्राइटेरिया ये है कि सबको जितना नॉलेज दे सके उतना नॉलेज दे, है ना। तो आप उस लिए निश्चिंत रहिए, आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं तुरंत सॉल्व कर देती हूँ, आपको उसके लिए टेंशन जी नहीं। जी यस जी, ना। थैंक यू है ना। मैम, थैंक यू सो हाँ मच। ओके। जी मनीषा जी कुछ आपको पूछना है सर से? ओके ओके ठीक है, ओके थैंक यू। चलो सर, सभी से अभी अनम्यूट कीजिए सभी लोग और राधे राधे करके जय श्री महाकाल के इस जैसे बहुत अच्छा आपने सर पढ़ाया, समझाया, और सब बहुत संतुष्ट है आपके इस जो आपने उनको डिलीवर किया है उसके लिए। और सभी को सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री राधे महाकाल, राधे, सभी को हर सत हर श्री सत महादेव। श्री महाकाल, अकाल। धन्यवाद गुड गुरुजी, नाइट। थैंक यू। गुड नाइट, बहुत जय बहुत श्री श्री कृष्ण। महाकाल, धन्यवाद। राधे राधे। आप यहाँ नमस्कार। सब लोग आए, आपके ब्लेसिंग्स दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।